तो हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स मॉड्यूल ई दैट वाज अबाउट फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस अंडर फैमा एंड अदर रेगुलेशंस। इसका हमने यूनिट 3 खत्म करा था। दैट वाज अबाउट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। उसके अंदर हमने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के बारे में जितनी भी गाइडलाइंस थी उनको क्या करा था, डिटेल के अंदर डिस्कस करा था। आज हम अपना अगला यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फैसिलिटीज टू रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो कुछ फैसिलिटीज देखेंगे जो रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को प्रोवाइड करी जाती है। इसके अंदर जो आज मेन हम चीज देखने वाले हैं दैट इज मनी चेंजिंग एक्टिविटीज की। अगर कोई रेजिडेंट है वो फॉरेन के अंदर जाना चाहता है एंड उसको फॉरेन के एक्सचेंज चाहिए तो वो इंडियन करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कन्वर्ट कराएगा। एंड सिमिलरली अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है इंडिया के अंदर विजिट कर रहा है फॉर एनी पर्पस लाइक बिजनेस हो सकता है या अपना पर्सनल पर्पस हो सकता है, कुछ भी विजिट का पर्पस उसका हो सकता है, उसके लिए उसको इंडियन करेंसी चाहिए तो वो अपनी होम करेंसी लेके आएगा। उसको इंडिया के अंदर किस तरीके से वो कन्वर्ट करा सकता है, कहां कहां से कन्वर्ट करा सकता है, उन चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम दो टर्म्स देखेंगे, एक होता है नॉन रेजिडेंट, एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉन रेजिडेंट और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की इस चैप्टर के अंदर जब हम डिफरेंशिएशन देखेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली क्या है। नॉन रेजिडेंट एक ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन तो नहीं है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है और वो इंडियन ओरिजिन का भी नहीं है। मतलब लाइक एक पर्सन है दैट इज जो बोर्न हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेट सपोज। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एनआर, उसको बोलेंगे नॉन रेजिडेंट। ठीक है, बट एक पर्सन है सपोज वो क्या था, बोर्न हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है, देन वो मूव कर गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंड उसने ऑस्ट्रेलिया की क्या ले ली, सिटीजनशिप ले ली। ठीक है, उस केस के अंदर क्या हुआ, ये बंदा एनआरआई बना, नॉन रेजिडेंट इंडियन बना। मतलब नॉन रेजिडेंट तो है ही वो बट इंडियन है, मतलब वो पर्सन क्या है, इंडियन ओरिजिन का बंदा। तो वो बोर्न कहाँ हुआ, इंडिया के अंदर, एंड बाद में उसने सिटीजनशिप ले ली ऑस्ट्रेलिया की, तब उसको हमने बोला नॉन रेजिडेंट है बट वो इंडियन ओरिजिन का था तो उसको एनआरआई बोला। तो आपके डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए बिटवीन द एनआर एंड एनआरआई जब हम ये चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे आज जो है दैट इज मनी चेंजिंग एक्टिविटीज। मनी चेंजिंग एक्टिविटीज के अंदर हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ असेसिंग द फंड्स, कि जो भी फंड्स है हम उसको किस तरीके से असेस कर सकते हैं। ब्रिंगिंग इन एंड टेकिंग आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज या तो इंडिया के अंदर लेके आना है या इंडिया के अंदर बाहर लेके जाना है तो उसके रिलेटेड हमारे पास क्या प्रोविजंस निकल के आती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास सपोज आपने फॉरेन करेंसी या ट्रैवलर चेक्स आपने लिए थे, आपने इंडियन आपने सपोज बाहर जाना था, आपने क्या करा, 20 लाख रुपीज को ना फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवा लिया, तो उसमें से हो सकता है सारा का सारा पैसा ना यूज हो, कुछ पैसा आपके पास सरप्लस बच गया हो, तो उसको किस तरीके से आप दोबारा यूज कर सकते हो या उसको किस तरीके से सरेंडर करा जाएगा उसकी प्रोविजंस हम देखने वाले हैं। इन सपोज अगर बंदा जैसे मनी एक्सचेंजर्स हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, उनके पास एक बंदा फॉरेन करेंसी नोट्स लेके आया, वो फॉरेन करेंसी क्या निकली, फेक निकली, तो उसको किस तरीके से राइट ऑफ करा जा रहा है उसको हम देखने वाले हैं। उसके बाद उनको किस तरीके की रजिस्टर और बुक्स मेंटेन करने वाले उनकी हम एक लिस्ट देखेंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट्स उनको आरबीआई को सबमिट करनी है, उन स्टेटमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे ऑथराइज मनी चेंजर्स होंगे जिनको एएमसीज बोलेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो एएमसीज क्या अपने फॉरेन अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, हाँ या ना, वो देखेंगे। ऑथराइज डीलर्स नोस्टो अकाउंट खुलवा सकते हैं, नहीं। नोस्टो अकाउंट बेसिकली होता है कि हम उसको देखने वाले हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ये देखेंगे कि जो भी हमारे एजेंट्स होंगे या जो भी हमारे एएमसीज होंगे या ऑथराइज डीलर्स होंगे कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 दोनों वाले, वो क्या कर सकते हैं, कुछ एजेंट्स और फ्रेंचाइजीज को अपॉइंट कर सकते हैं। तो अपॉइंट करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होंगी हम उन चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम थोड़ा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे दैट वाज अबाउट मिसलेनियस रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया, फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट्स, कि इंडियन रेजिडेंट जब इंडिया से कुछ रेमिटेंस बाहर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हम उसको देखने वाले हैं। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की थोड़ी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है एएमसीज। एएमसीज की फुल फॉर्म इज ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स। तो ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स आर द एंटिटीज ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 10 ऑफ द फैमा एक्ट 1999। की फैमा एक्ट 1999 के अंदर क्या किया गया, उसके सेक्शन 10 के अंदर क्या गया, कुछ पर्संस को ऑथराइज करा गया कि ये पर्संस क्या कर सकते हैं, एज ऑथराइज मनी चेंजर्स वर्क कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को मनी चेंज करवानी है, एक्सचेंज चेंज करवाना है, तो इन ऑथराइज डीलर्स के थ्रू क्या करवा सकता है, चेंज करवा सकता है। ठीक है, जो भी ये एमसीज होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एफएफएमसीज। एफएफएमसीज मतलब फुल फ्लैश मनी चेंजर्स, कि ये मनी चेंजर्स का पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है मनी चेंजिंग के लिए, एक तो आपके पास होता है एडी कैटेगरी 1 ब्रांच, एक होता है एडी कैटेगरी 2 ब्रांच, एंड उनके साथ साथ एक किसको परमिशन दे दी गई है, एएमसीज को या एफएमएमसीज को परमिशन दे दी गई है कि आप मनी एक्सचेंजर की तरह वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे एफएमएमसीज होंगे, फुली फ्लैश मनी चेंजर्स होंगे, वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील कर सकते हैं बट ओनली फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। स्पेसिफाइड पर्पस के अलावा बाकी पर्पसेस के अंदर वो डील नहीं कर सकते हैं।
एफएमसीज को लाने का बेसिकली पर्पस क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटीज उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो भी हमारे 80 कैटेगरी 1 ब्रांच थी या कैटेगरी 2 ब्रांच थी, उनके क्या था, नंबर कम होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक रीच पहुंचाने के लिए, सर्विस बढ़ाने के लिए, सर्विस की एफिशिएंसी बनाने के लिए क्या करा गया, एफएमसीज का कंसेप्ट लाया गया कि आप इनके थ्रू भी क्या करवा सकते हो, करेंसी को अपनी एक्सचेंज करवा सकते हो। ठीक है, जो भी हमारे एफएमसीज होते हैं, दे आर ऑथोराइज्ड to purchase foreign exchange from the resident and non-resident visiting India and to sell foreign exchange for the approved purposes. Basically, FFMs जो भी ऑथराइज मनी चेंजर्स हैं, उनके पास क्या परमिशन है, अगर सपोज कोई रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, आप उससे फॉरेन एक्सचेंज खरीद भी सकते हो और फॉरेन एक्सचेंज उसको बेच भी सकते हो। उसके बाद जो भी हमारे ये एफएमसीज होंगी, वो क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मनी चेंजर के तरह अगर आपने वर्क करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वैलिड लाइसेंस चाहिए। अगर आप वैलिड लाइसेंस की तरह वैलिड लाइसेंस के बिना वर्क करते हो तो आप क्या कहा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, एक्ट की वोल्यूशन कर रहे हो, एंड उसके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, पेनल्टीज आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो बेसिकली अगर किसी भी पर्सन को एज अ मनी चेंजर वर्क करना है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, आरबीआई से प्रॉपर ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, उस चीज का आपको एक लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अलावा टेम्परेरी मनी चेंजिंग फैसिलिटीज फॉर स्पेशल ओकेजन्स भी आपको प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सेपरेट एप्लीकेशन देनी है टू द रीजनल ऑफिस द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक, एंड अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो आपको टेम्परेरी बेसिस पे मनी चेंजिंग एक्टिविटीज फैसिलिटेट करवाने की जो परमिशन है वो दी जा सकती है। बट नॉर्मल केसेस में आपको क्या लेना पड़ेगा, वैलिड लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। अगर आप विदाउट वैलिड लाइसेंस वर्क करते हो तो आप क्या बोला जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, एक्ट की प्रोहिबिशन कर रहे हो, एंड आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं जो कि एक्ट के अंदर बताई गई है। ठीक है, सो हम अपना जो फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज मनी चेंजिंग एक्टिविटीज। मनी चेंजिंग एक्टिविटीज में सबसे पहला पार्ट आता है ब्रिंगिंग इन एंड टेकिंग आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज लेके आना एंड इंडिया से बाहर फॉरेन एक्सचेंज को लेके जाना। तो कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर कितना भी फॉरेन एक्सचेंज लेके आ सकता है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। बट उसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि जब आप इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हो, तो जब आप क्लियरेंस करवाते हो उस टाइम पे आपको एक सीडीएफ फॉर्म भरना है। सीडीएफ फॉर्म इज करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। उसके अंदर आपने बताने कि मैं इतनी करेंसी अपने साथ लेके आया हूं। जितनी आप करेंसी सीडीएफ के अंदर डिक्लेयर करते हो, आप उतनी ही करेंसी इंडिया के अंदर लेके आ सकते हो। उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी आपने डिक्लेयर कर दी सारी की सारी लाने की आपको परमिशन है। उसके अलावा सपोज आप पैसा ला सकते हो, पैसा किस फॉर्म में ला सकते हो, तो करेंसी नोट्स के फॉर्म में, ट्रैवलर चेक्स के फॉर्म में। तो अगर ट्रैवलर चेक्स के फॉर्म में अगर आप पैसा ला रहे हो, फॉरेन करेंसी ला रहे हो, एंड फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो $10,000 से ज्यादा नहीं है, एंड अगर आप करेंसी नोट्स के अंदर पैसा ला रहे हो एंड उसकी वैल्यू $5,000 से ज्यादा नहीं है, तो आपको सीडीएफ भरने की भी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इतना पैसा 10,000 और 5,000 की लिमिट के अंदर रहते हुए आप जो फॉरेन एक्सचेंज है वो विदाउट एनी डिक्लेरेशन भी इंडिया के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट जब आपको पैसा अंदर लेके आना है। अब नेक्स्ट जब आपको क्या लेना है, पैसा बाहर लेके जाना है। सो टेकिंग आउट फॉरेन एक्सचेंज इन एनी फॉर्म, चाहे ट्रैवलर चेक्स हो, चाहे करेंसी नोट्स हो, अदर देन द फॉरेन एक्सचेंज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर और मनी चेंजर इज प्रोहिबिटेड। कि बेसिकली आप फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर तभी लेके जा सकते हो या तो आपने वो फॉरेन एक्सचेंज किसी ऑथराइज्ड डीलर से ऑब्टेन कराओ या मनी चेंजर से मनी चेंजर के थ्रू ऑब्टेन कराओ। अगर आप इसके अलावा पैसा बाहर लेके जाना चाहते हो तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अनलेस उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या है, कोई जनरल परमिशन या स्पेशल परमिशन। अगर आपके पास उसके रिगार्डिंग जनरल परमिशन या स्पेशल परमिशन है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप परमिट हो, आप ऑलरेडी अप्रूवल लेके आ चुके हो, तो आप वो पैसा लेके जा सकते हो। उसके अलावा अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर जो बंदा खुद अपने पैसे लेके आया था, क्या अगर उसको बाहर लेके जाना तो उसको भी परमिशन की जरूरत चाहिए? तो आंसर इज नो। ऐसे नॉन रेजिडेंट जो बाहर से पैसे लेके आए थे अंडर द लिमिट्स ऑफ एज, उन्होंने अपनी करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म में बताया था, अगर वो सारी प्रोविजंस को कंप्लाई करते हैं तो वो जो पैसा लेके आए थे उसको बाहर लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए उनको क्या दी गई है, जनरल परमिशन दी गई है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज देखनी है कि जितना वो पैसा लेके आए थे मैक्सिमम वो उतना ही पैसा बाहर लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन $1,000 लेके आया था तो $1,000 ही मैक्सिमम वो वापस लेके जा सकता है, उससे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज वो अपने साथ लेके नहीं जा सकता। ठीक है, सो दिस वाज कि किस तरीके से आप फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के अंदर ला सकते हो और किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर लेके जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक निकल के आता है, दैट इज परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम द पब्लिक। सो जो भी हमारे ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स होंगे या उनकी फ्रेंचाइजीज होंगी, वो क्या कर सकती है, रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट से क्या कर सकती है, फॉरेन एक्सचेंज को खरीद सकती है। ठीक है, अगर आप फॉरेन करेंसी जो भी पर्सन लेके आ रहा है उसने अपने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है, सीडीएफ भरा है, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है, तो जो एएमसी होगा उसको क्या करना है, उसको इनवेरिएबली इंसिस्ट करना है कि वो सीडीएफ को प्रोड्यूस करे। इनवेरिएबली इंसिस्ट मतलब उसको हमेशा इंसिस्ट करना है
बिना किसी वेरिएशंस के कि ये नहीं किस केस में कर लिया किस केस में नहीं, हर केस के अंदर उनको क्या लेना है, सीडीएफ ऑब्टेन करना है, ताकि कंफर्म करा जा सके कि जो पर्सन पैसा लेके आया वो एक्सचेंज करा रहा है एक्चुअली वो पैसा उसने डिक्लेयर करा हो। ठीक है, उसके बाद जो भी एएमसीज हैं वो क्या कर सकती हैं, वो इंडियन रुपीज फॉरेन टूरिस्ट या फॉरेन विजिटर्स को बेच सकती हैं। ठीक है, जैसे अब सपोज कोई बंदा है वो यूएस से इंडिया के अंदर घूमने आया, तो इंडिया के अंदर तो डॉलर्स की पेमेंट, डॉलर्स में पेमेंट होनी नहीं है, इंडिया के अंदर तो पेमेंट्स किसके थ्रू होनी है, इंडियन रुपीज के थ्रू होनी है। तो क्या उसको क्या करना पड़ेगा, डॉलर्स फॉर एएमसी को देने पड़ेंगे एंड इंडियन रुपीज उससे खरीदने पड़ेंगे। तो एएमसी बेसिकली क्या कर रहा है, फॉरेन विजिटर को अपने इंडियन रुपीज बेच रहा है। तो इंडियन रुपीज जब बेच रहा है तो उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है। पेमेंट किस किस तरीके से करी जा सकती है, आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, या नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू उनकी पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ये चीजें करते हो तो आपको क्या करा जा सकता है, इंडियन रुपीज आप फॉरेन टूरिस्ट को बेच सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी एएमसीज होंगे, जब वो किसी पर्सन को फॉरेन करेंसी, किसी भी पर्सन को इंडियन रुपीज बेचेंगे, उनसे फॉरेन करेंसी खरीदेंगे। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट इशू करना है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट बेसिकली क्या होता है कि हमने इस पर्सन से इतनी फॉरेन करेंसी खरीदी और इसके बदले में इसको इतने रुपए दिए। ठीक है, वो आपको हमेशा इशू करना ही करना है। ठीक है, उसके ऊपर क्या करना है, आपने सिग्नेचर देने हैं, अपने लेटर हेड पे उस चीज को इशू करना है एंड उस चीज का क्या करना है, अपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, इन एनी केस अगर आपका एनकैशमेंट सर्टिफिकेट आपने इशू नहीं करा है तो आपको नॉन रेजिडेंट को ये इन्फॉर्म जरूर करना है कि जितना पैसा आपने लोकल करेंसी में हेल्ड कर रखा है, अगर किसी पॉइंट पे वो पैसा अनस्पेंड रह जाता है तो आप उसको फॉरेन करेंसी में तभी एनकैश करवा पाओगे जब आपके पास वैलिड एनकैशमेंट सर्टिफिकेट होगा। बेसिकली आपको वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ एनकैशमेंट हर केस में इशू करना है, आपने लेटर हेड पे करना है, उसके ऊपर साइन करने, उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना है। इन केस वो आप इशू नहीं कर रहे हो तो आप नॉन रेजिडेंट को ये डिक्लेयर कर दोगे कि भाई तू पैसा तो लेके जा रहा है, तेरा पैसा अगर बच गया तो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं करा पाएगा अगर तेरे पास वैलिड एनकैशमेंट सर्टिफिकेट नहीं होगी। इसके आगे कुछ कंडीशन होगी, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं कि सर्टिफिकेट, अगर आपको अनस्पेंड पैसा फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट कराना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वैलिड एनकैशमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। तो हर केस में क्या एएमसी की क्या जिम्मेवारी है, सर्टिफिकेट ऑफ एनकैशमेंट को इशू करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज परचेजेस फ्रॉम अदर एएमसीज एंड ऑथराइज्ड डीलर्स। सो अभी हमने ऊपर क्या देखा, एएमसीज क्या कर सकते हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट से फॉरेन करेंसी खरीद सकते हैं। अब हम देख रहे हैं एएमसीज क्या कर सकते हैं, अदर एएमसीज या ऑथराइज्ड डीलर से भी क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी खरीद सकते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। उसकी सिर्फ कंडीशन क्या है कि आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीदो, बट जितना भी उसका रुपी इक्विवेलेंट पैसा होगा वो किसके थ्रू आपने पे करना है, क्रॉस चेक, डिमांड चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक और पे ऑर्डर। बेसिकली आपने नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही वो पूरा का पूरा पैसा पे करना है। तो आप क्या कर सकते हो, बाकी एएमसीज और ऑथराइज्ड डीलर से भी फॉरेन करेंसी को खरीद सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी तक हमने देखा परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आप फ्रॉम द पब्लिक भी कर सकते हो, अदर ऑथराइज्ड डीलर्स और अदर एएमसीज भी कर सकते हो। अब हम देख रहे हैं सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज कब कब बेचा जा सकता है। सो प्राइवेट विजिट्स, सबसे पहला आता है प्राइवेट विजिट्स। प्राइवेट विजिट्स मतलब एक बंदा क्या चाहता है, वो कहीं किसी कंट्री के अंदर विजिट करना चाहता है। तो अब इंडिया का बंदा सपोज यूएस के अंदर जा रहा है, तो यूएस के अंदर उसको पेमेंट करनी है तो वो तो डॉलर्स में पेमेंट होने वाली है, वहां तो रुपीज वर्क नहीं करेगा। तो उसको क्या चाहिए, रुपीज, उसको डॉलर चाहिए, रुपीज बेचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज खरीदेगा। तो एएमसी क्या कर रहा है, पब्लिक को फॉरेन एक्सचेंज बेच रहा है। तो एएमसी फॉरेन एक्सचेंज बेच सकते हैं, बट उसकी क्या है, उसके ऊपर लिमिट्स लगती हैं, एप्लीकेबल कुछ सीलिंग्स है। सीलिंग्स बताई कहां गई है, शेड्यूल 3 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2000। इसके अंदर हमें कुछ सीलिंग्स बताई गई हैं कि आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग सिर्फ इतना ही क्या कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज सेल कर सकते हो। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज सेल किसको कर सकते हो, टू द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर अंडरटेकिंग वन और मोर प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री अब्रॉड एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। नेपाल एंड भूटान के अलावा अगर किसी कंट्री में आप विजिट करना चाह रहे हो तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉरेन करेंसी आप एएमसी से बाय कर सकते हो। एएमसी आपको फॉरेन करेंसी बेच सकता है। किस बेसिस पे, आपको बेसिकली सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है कि यार मैं इतना इतना इस कंट्री में जा रहा हूँ, इतना इतना मेरे को लग रहा है मैं ना खर्चा करने वाला हूँ, तो आप उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन दो, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपना फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकते हो। ठीक है, उसके अलावा फॉरेन नेशनल्स परमानेंटली रेजिडेंट्स इन इंडिया आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अवेल ऑफ दिस कोटा फॉर द प्राइवेट विजिट्स। ठीक है,
इसके अंदर बेसिकली क्या, सपोज कोई ऐसा बंदा है जो है फॉरेन रीजन का, बट वो अब इंडिया का परमानेंट रेजिडेंट हो चुका है, बाय एनी रीजन हो सकता है कि उसको इंडिया ही पसंद आ गया हो, या वो जॉब कर रहा हो, तो वो किसी भी तरीके से इंडिया का क्या बन गया, परमानेंट रेजिडेंट बन गया, तो वो भी अगर प्राइवेट विजिट चाहता है तो उस कोटा की जो एप्लीकेबल सीलिंग है उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज को बाय कर सकता है। बट हमें ये इंश्योर कराना है कि वो अपनी सैलरी सेविंग वगैरह की रेमिटेंस ना कर रहा हो, वो एक्चुअली प्राइवेट विजिट्स के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज खरीद रहा हो। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हो, प्राइवेट विजिट्स के कंसर्न में फॉरेन एक्सचेंज को बेच सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आता है दैट इज बिजनेस विजिट्स। पहला था पर्सनल विजिट, आप घूमने जा रहे हो, किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो, कोई पर्सनल पर्पस से जा रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस विजिट, जब आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हो। ठीक है, इसके अंदर AMCs में सेल फॉरेन एक्सचेंज टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस ट्रैवल और फॉर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस और फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और फॉर मेंटेनेंस एक्सपेंशन ऑफ अ पेशेंट गोइंग अब्रॉड। बेसिकली किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज सेल कर सकते हो, बट उस पर क्या है, कुछ लिमिट्स लगती हैं। लिमिट्स कहाँ हमें बताई गई है, शेड्यूल 3 टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2000, सेम जो ऊपर वाली लिमिट्स हमें बताई गई थी, सेम जगह पे हमें लिमिट्स बताई गई हैं कि आप इससे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इशू नहीं करोगे। नेक्स्ट, फॉरेक्स बेचने के लिए हमारे पास जो एक मेथड आता है दैट इज फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड। फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड कौन इशू कर सकता है, ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 2 ब्रांच फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड इशू कर सकते हैं। बट उन्हें क्या इंश्योर करना है कि जो भी हमारी KYC, AML या CFT की रिक्वायरमेंट्स थी वो क्या हो चुकी हो, कंप्लाई हो चुकी हो, वो फुलफिल हो चुकी हो। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये चीज देखने वाली है कि जब कार्ड इशू कर रहा है तो कार्ड इशू कौन कर सकता है, कैटेगरी 2 ब्रांच इशू कर सकती है। बट जब उन कार्ड के थ्रू पेमेंट की जाएगी, उनकी सेटलमेंट की जाएगी, तो जो सेटलमेंट है वो सिर्फ किसके थ्रू हो सकती है, AD कैटेगरी 1 ब्रांच के थ्रू ही हो सकती है। ठीक है, उसके बाद प्रीपेड फॉरेन करेंसी कार्ड्स बेसिकली होते क्या, एक फॉरेन करेंसी की तरह ही होते हैं। ठीक है, इनको हम सिमिलर टू फॉरेन करेंसी या ट्रैवलर चेक्स के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। सो ऑथराइज्ड डीलर्स selling prepaid foreign currency cards for travel purposes are required to comply with the same rigorous standards of due diligence. Basically, forex prepaid cards अगर हम इन शॉर्ट में समझे तो बेसिकली क्या हुआ, आपको एक कार्ड दे दिया गया जिसके अंदर फोरेक्स डाल के दे दिया गया कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ठीक है, इसको हम एट पार रखते हैं विद द फॉरेन करेंसी नोट्स एंड विद द ट्रैवलर चेक्स। तो अगर उसको एट पार रख रहा है तो जो रेगुलेशन, जो गाइडलाइंस, जो नॉर्म्स लगते हैं फॉरेन करेंसी नोट्स और ट्रैवलर चेक्स पे, सेम किस पे लगने वाले हैं, फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड पे लगने वाले हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट आवर फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ कंडीशंस में बेसिकली क्या है कि जब किसी AMC को फॉरेन एक्सचेंज बेचना है तो उसके लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसकी जो कुछ जनरली गाइडलाइंस है वो RBI के द्वारा इशू नहीं की गई है। RBI ने जनरली कुछ भी डॉक्यूमेंट्स को प्रेस्क्राइब नहीं करा है, उनको अपने बेसिस पे ही, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। ठीक है, उसके अलावा एक प्रोविजन आती है रिगार्डिंग द ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक्स अगर कोई बंदा लेके आ रहा है, उसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है, तो हमें ये इंश्योर कराना है कि जब वो बंदा ट्रैवलर चेक को साइन कर रहा है तो ट्रैवलर चेक्स किसी ऑथराइज्ड ऑफिशियल के सामने ही साइन किए जाएं एंड उसके अगेंस्ट क्या इशू की जाए, परचेजर एक्नॉलेजमेंट इशू करी जाए कि हमने आपसे ये चेक क्या करा है, बाय करा है। उसके बाद AMCs क्या कर सकती हैं, फॉरेन एक्सचेंज फॉर द ट्रैवल पर्पस ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन गिवन बाय द ट्रैवलर रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन दो कि हमें इतना पैसा चाहिए, हम इतना पैसा यूज करने वाला है, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपना फॉरेन एक्सचेंज उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सपोज आपने फॉरेन एक्सचेंज बेचा, उसके अगेंस्ट आपने जो पेमेंट लेनी है, तो अगर वो बंदा कैश में पेमेंट करना चाहता है तो वो कैश पे आप मैक्सिमम कितनी ले सकते हो, 50,000 की। तो बेसिकली 50,000 से कम वाली पेमेंट्स आप कैश में एक्सेप्ट कर सकते हो। 50,000 से अबव वाली पेमेंट है वो किसके थ्रू होनी चाहिए, क्रॉस चेक, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या बेसिकली नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही वो होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर एक चीज ये देखने वाली है, जब हम कह रहे हैं कि अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा की अमाउंट चाहे वो एक ही बार में उसने ड्रॉ किया हो, चाहे मल्टीपल ड्रॉज किए हो फॉर अ सिंगल जर्नी, कि अगर बंदा एक जर्नी के लिए 50,000 से ज्यादा निकलवा रहा है, चाहे एक एक करके थोड़े थोड़े अमाउंट करके निकलवा रहा हो, चाहे इकट्ठा निकलवा रहा हो, उसको उसकी जो पेमेंट्स अगर 50,000 से ऊपर जाती है तो आप कैश के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारे AMCs हैं, जो ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड। बट उसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या हैं, KYC जो गाइडलाइंस है वो कंप्लाई हो चुकी हो। ठीक है, जो भी सेल ऑफ फॉरेन करेंसी होगी या कुछ भी हमने इशू करा है वो विद इन द लिमिट्स होना चाहिए। ठीक है, जो भी बंदा परचेस कर रहा है एंड जिस भी बंदे के नाम पे कार्ड है जिसके थ्रू पेमेंट करी जा रही है, वो दोनों सेम पर्सन होने चाहिए। कि ये नहीं कि एक्सचेंज परचेस कर रहा है A पर्सन, पेमेंट उसकी कर रहा है B पर्सन, तो ये चीज अलाउड नहीं है। जिसका कार्ड है
वही क्या हो, जो बेसिकली जो पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज खरीद रहा है उसी के कार्ड से क्या होनी चाहिए, पेमेंट की जानी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड के थ्रू भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद जो भी फॉरेन एक्सचेंज नोट्स होंगे या कॉइन्स होंगे, उनके ऊपर, उनकी सेल के ऊपर क्या लगेगी, कुछ लिमिट्स लगेगी। लिमिट्स क्या होंगी, टाइम टू टाइम पे क्या करती रहती है आरबीआई, निकालती रहती है। एंड ये जो लिमिट्स होती हैं वो क्या होती है, कंट्री टू कंट्री बेस्ड होती है, कि पर्सन जो ट्रैवलर कर रहा है वो किस कंट्री से बेस्ड है और वो उस हिसाब से क्या है उसमें लिमिट्स लगती है। वो लिमिट्स भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सेल अगेंस्ट रिकन्वर्जन ऑफ इंडियन करेंसीज। इसमें बेसिकली क्या है, एएमसीज मे कन्वर्ट इनटू फॉरेन करेंसी अनस्पेंट इंडियन करेंसी, कि पैसा जो आपने फॉरेन करेंसी में लिया था वो बच गया, आप यूज नहीं कर पाए, उसको क्या करा जा सकता है, दोबारा फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करा जा सकता है। जब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इंडिया से डिपार्ट कर रहे हो, जब इंडिया से आप जा रहे हो तो आप कहोगे यार मेरे पास 10,000, सपोज 10,000 आपके पास बच गया, ठीक है। आपने कहा कि 10,000 मेरे पास बच गया, मैं करूंगा इसका, आप क्या करो, मेरे को फॉरेन करेंसी के अंदर ही दोबारा कन्वर्ट कर दो, तो वो कन्वर्ट आप कर सकते हो। बट अभी हम ऊपर पढ़ के आए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वैलिड एनकैशमेंट सर्टिफिकेट एक चाहिए। विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड एनकैशमेंट सर्टिफिकेट वो आपके ऊपर क्या नहीं करी जाएगी, उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कुछ दो नोट्स दिए गए हैं। दो नोट्स में बेसिकली क्या है कि अगर जो अनस्पेंट अमाउंट है, वो अनस्पेंट अमाउंट कितनी है, सिर्फ 10,000 तक है, एंड एएमसी सेटिस्फाइड है कि वो बंदा बोनाफाइड रीजंस के करके, मतलब ट्रू जेन्युइन रीजंस के करके एनकैशमेंट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, एंड वो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर क्या करने वाला है, उसकी फ्लाइट शेड्यूल है वो जाने वाला है, तो उसके केस के अंदर आप बिना एनकैशमेंट सर्टिफिकेट के भी क्या कर सकते हो, अनस्पेंट करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली उसकी वो क्या हुई, कंडीशंस क्या हुई, एक तो अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 10,000, ट्रांजेक्शन्स क्या होनी चाहिए, बोनाफाइड, एंड डिपार्चर कब शेड्यूल होना चाहिए, नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। अगर ये चीजें हो रही हैं तो उस केस में विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ एनकैशमेंट सर्टिफिकेट आप क्या कर सकते हो, फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हो। नेक्स्ट हमें हमारे पास एक नोट 2 दिए गए। नोट 2 बेसिकली क्या कहता है कि आप 50,000 तक की फॉरेन टूरिस्ट 50,000 तक की अमाउंट को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो अगेंस्ट एटीएम रिसीट्स। बेसिकली क्या, सपोज एक पर्सन था, उसने डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज नहीं लिए, वो क्या कर रहा था, एटीएम जब उसको जरूरत पड़ी थी तो एटीएम से पैसा निकाल रहा था, ठीक है। एटीएम से पैसा निकाल रहा तो उसकी एटीएम रिसिप्ट निकलती है, तो एटीएम रिसिप्ट के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो। बट उसकी लिमिट क्या है, 50,000, एंड उसके ऊपर कुछ कंडीशंस है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, वैलिड पासपोर्ट एंड उस पर लगने वाला वीजा, आपकी टिकट कंफर्म टिकट जिसपे आपका ये शेड्यूल हो कि आप अगले 7 दिन के अंदर वापस जा रहे हो, एंड जो आपने एटीएम से पैसे निकलवाए थे उस एटीएम की ओरिजिनल स्लिप। अगर आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो एंड आपकी जो टोटल अमाउंट है वो 50,000 तक की है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटीएम रिसिप्ट्स ओनली रिकन्वर्जन करी जा सकती है। उस केस के अंदर एनकैशमेंट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। बाकी इन नोट 1 और नोट 2 के अलावा जो भी केसेस होंगे, उस केस में विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड एनकैशमेंट सर्टिफिकेट आपको फॉरेन करेंसी की इंडियन रुपीज की रिकन्वर्जन नहीं अलाउ करी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केवाईसी, एएमएल, सीएफटी गाइडलाइंस। केवाईसी नो योर कस्टमर, एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सीएफटी कॉम्बैटिंग फाइनेंस फॉर टेररिज्म। इनकी जो गाइडलाइंस है वो सारे के सारे ऑथराइज्ड पर्संस, उनके एजेंट्स और उनके फ्रेंचाइजेस पे एज सच लगने वाली है, जैसे हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ एक्सचेंज रेट चार्ट। ये बेसिकली क्या कहता है कि जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, जो भी ऑथराइज्ड मनी चेंजर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उसका पब्लिक काउंटर है, जो भी उसका प्रोमिनेंट प्लेस है, उसको वहां पे एक चार्ट लगाना है। चार्ट के ऊपर उसको बताना है कि जो भी मेजर करेंसीज हैं उनके आज के एक्सचेंज रेट क्या चल रहे हैं, और जो भी रेट चल रहे हैं उसको हर दिन एटलीस्ट 10:30 से पहले क्या कर देना, उसको अपडेट कर देना कि आज का रेट इतना है। सो एक्सचेंज रेट में बेसिकली क्या है, एक्सचेंज रेट चार्ट आपको अपने प्लेस पे लगाना है, उसमें बताना है कि कौन सी करेंसी किस किस रेट पे कन्वर्ट हो सकती है, एंड वो हर दिन 10:30 तक क्या हो जाना चाहिए, आपका अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग कि किस तरीके से इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज लाया जा सकता है और किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज बाहर लेके जाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज एक्सपोर्ट डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉरेन करेंसी नोट्स एंड ट्रैवलर चेक्स। वही कि अगर आपके पास सरप्लस के अंदर पैसा बच गया तो उसको एक्सपोर्ट या उसके डिस्पोजल किस तरीके से करा जाए, ठीक है। तो जो एएमसीज है, इसके अंदर बेसिकली जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं वो हम विद रिगार्ड टू पर्सन नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हम कर रहे हैं कि जब एएमसीज के पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया, एएमसीज के पास जब सरप्लस पैसा बच जाता है, सरप्लस फॉरेन करेंसी बच जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं, ओवरसीज बैंक को वो क्या कर सकते हैं, सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर सकते हैं, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
बट जो भी ये पैसा सप्लाई होगा वो किसके थ्रू होगा, ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 ब्रांच के थ्रू होगा, एंड जो भी उसकी रियलाइजेशन होगी वो भी किसके थ्रू ही आएगी, ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 ब्रांच के थ्रू ही आएगी। उसके अलावा जो एफएफएमसीज हैं, जो एमसीज हैं, वो प्राइवेट मनी चेंजेस को भी फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट उसके अंदर कंडीशन है कि या तो जो पूरी की पूरी रियलाइजेबल वैल्यू है वो एडवांस में आ चुकी हो, या उसके अगेंस्ट किसी इंटरनेशनल बैंक ने गारंटी प्रोवाइड कर दी हो कि अगर ये पैसा बंदा प्राइवेट बंदा पैसा नहीं पे करेगा तो मैं पैसा पे करूंगा। अगर उसके अगेंस्ट गारंटी आ सकती है या पैसा एडवांस में आ चुका है तो आप वो एक्सपोर्ट किसको कर सकते हो, प्राइवेट मनी चेंजर्स को भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। ठीक है, एएमसीज के पास क्या बचा, सरप्लस। वो क्या कर सकते हैं, ओवरसीज बैंक को दे सकते हैं, उसके साथ साथ वो किसको दे सकते हैं, प्राइवेट लैंडर्स को भी, प्राइवेट प्लेयर्स को भी दे सकते हैं। ओवरसीज को जब आप दे रहे हो तो आपको क्या करना है, सारी की सारी डीलिंग्स एडी के थ्रू करनी है, एडी कैटेगरी 1 के थ्रू। ठीक है, सेल एंड परचेज, सेल एंड रियलाइजेशन, कि आपने एक्सपोर्ट करा एंड अगर उसका जो पैसा आया वो किसके थ्रू आना चाहिए, एडी कैटेगरी 1 ब्रांच के थ्रू ही आना चाहिए। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट लिख लेते हैं। ठीक है, जब आप प्राइवेट बंदे को कर रहे हो उसके अंदर बेसिकली क्या कंडीशन है कि आप प्राइवेट बंदे को बेच सकते हो अपना जो भी सरप्लस पैसा है, बट उसके अंदर आपको क्या लेना है, या तो सारा का सारा पैसा आपके पास एडवांस में आ चुका हो, ठीक है, या आपके पास गारंटी आ चुकी हो बाय द ओवरसीज बैंक। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप क्या कर सकते हो, सरप्लस पैसे को एक्सपोर्ट कर सकते हो बाय द एएमसी। ठीक है, ये हमने एक चार्ट के फॉर्म में देखा। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज राइट ऑफ फेक करेंसी। आप ऑथराइज मनी चेंजर हो, आपके पास एक फॉरेन नेशनल का बंदा आया, इंडियन रेजिडेंट आया, उसने आपको फॉरेन करेंसी नोट दिए, आपको बाद में पता लगा कि वो नकली है, उस बंदे ने फोर्ज कर रखे हैं, तो उस केस में उनको राइट ऑफ कैसे करा जाएगा। तो एक साल के अंदर आप मैक्सिमम कितना राइट ऑफ कर सकते हो, 2000 राइट ऑफ कर सकते हो। 2000 से ज्यादा अगर आपको राइट ऑफ करना है तो आपको रीजनल ऑफिस ऑफ द एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो आप 2000 की लिमिट में भी आप जो राइट ऑफ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, अपनी टॉप मैनेजमेंट अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एंड ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि रिकवरी करने की सारी ऑप्शंस क्या हो चुकी हैं, एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप अपनी जो भी फॉरेन करेंसी है उसको राइट ऑफ कर सकते हो, जो भी आपकी फेक फॉरेन करेंसी थी। तो बेसिकली जो भी आपकी फेक करेंसी होगी, ठीक है, उसके ऊपर लिमिट कितनी लगेगी, 2000 यूएसडी की। ठीक है, ठीक है, एक्सेस विद इन लिमिट कर रहे हो या एक्सेस में कर रहे हो। ठीक है, अगर तो एक्सेस में कर रहे हो तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल। अगर आप विद इन द लिमिट कर रहे हो तो विद इन द लिमिट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा, एक तो आपको बोर्ड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी या आप टॉप मैनेजमेंट बोल सकते हो, एंड ये देखना पड़ेगा ऑल ऑप्शंस फॉर रिकवरी हैज एग्जॉस्टेड, कि रिकवरी करने की सारी ऑप्शंस क्या हो चुकी हैं, एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप अपनी फेक करेंसी का राइट ऑफ कर सकते हो, वो चीज आपको क्या कर दी जाएगी, अलाउ कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मनी चेंजिंग बिजनेस, कि जब आप मनी चेंजिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो तो आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ रजिस्टर्स आपके अपने पास मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। वो रजिस्टर्स क्या है, हम उनकी क्या देख रहे हैं, पूरी की पूरी लिस्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या अपने पास रखना है, एक तो जो भी आपकी बैलेंस बुक होगी आपको वो मेंटेन करनी है, आपको डेली समरी मेंटेन करनी है इन द फॉर्म FLM1। तो FLM1 एक फॉर्मेट दिया गया, उसके अंदर बेसिकली क्या करना है, आपको अपनी डेली समरी और बैलेंस बुक मेंटेन करना है। उसके अलावा आपको FLM2 के अंदर मेंटेन करना है। FLM1 में जो आप डेली समरी और बैलेंस बुक मेंटेन कर रहे हो दैट इज विद रिगार्ड टू द फॉरेन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। FLM2 के अंदर ट्रैवलर चेक्स की डिटेल्स आपने नोट करनी है। उसके अलावा परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी जो आपने पब्लिक से खरीदी है उसकी डिटेल आपको FLM3 के अंदर देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम अदर ऑथराइज्ड डीलर्स या ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स, उसको आपने मेंटेन करना है FLM4 के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जब जो आपने ट्रैवलर चेक्स के थ्रू या करेंसी के थ्रू में कोई भी पैसा अगर आपने बेचा है पब्लिक को, उसकी डिटेल आपने FLM5 में देनी है। अगर आप किसी ऑथराइज्ड डीलर को बेच रहे हो तो उसकी डिटेल आपको FLM6 के अंदर देनी है। अगर आपने कुछ चेक्स क्या करे, सरेंडर करे हैं तो उसकी डिटेल आपको FLM7 के अंदर देनी है। तो बेसिकली आपको 7 फॉर्म भरने हैं, FLM1 टू FLM7। FLM1 इज अबाउट फॉरेन करेंसी नोट्स, उनका डेली समरी एंड बैलेंस। FLM2 इज अबाउट डेली समरी एंड बैंक बैलेंस ऑफ द ट्रैवलर चेक्स। FLM3 में जो भी आपने फॉरेन करेंसी खरीदी है फ्रॉम द पब्लिक। FLM4 में जो भी आपने फॉरेन करेंसी खरीदी है फ्रॉम अदर ऑथराइज्ड डीलर्स एंड ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स। FLM5 के अंदर जो भी आपने क्या करी, फॉरेन करेंसी सेल करी पब्लिक को। FLM6 के अंदर जो आपने अदर ऑथराइज्ड डीलर्स को सेल करी है। एंड FLM7 में आ जाता है जो आपने चेक्स क्या करे हैं, सरेंडर करे हैं, उसकी आपने डिटेल देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू द रिजर्व बैंक, कि आपको विद रिगार्ड्स टू द मनी चेंजिंग बिजनेस कुछ स्टेटमेंट्स क्या करनी होती है, आरबीआई को सबमिट करवानी होती है। हम उन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास तीन टाइप की स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली।
दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास जो मंथली बेसिस पे जाती हैं, एक स्टेटमेंट हमारे पास क्वार्टरली बेसिस पे जाती है, एक स्टेटमेंट हमारे पास एनुअली बेसिस पे जाती है। तो हम पहले देखते हैं मंथली बेसिस पे आपको क्या क्या सबमिट करनी है। ठीक है, मंथली बेसिस के आपको मंथली बेसिस पे आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करनी है जिसके अंदर आप बताओगे कि आपने उस मंथ के अंदर कितनी फॉरेन करेंसी सेल करी है और कितनी फॉरेन करेंसी परचेज करी है। उसकी जो डिटेल आपको मैक्सिमम कब तक प्रोवाइड करनी है, फ्रॉम द 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, कि अगर सपोज आप जनवरी की आपने स्टेटमेंट भरनी है तो 10th फेब तक आपको मैक्सिमम वो भर देनी है। ये जाएगी किसके अंदर, फॉर्म 8 FLM 8 के अंदर। FLM 7 तक वाली स्टेटमेंट्स हम ऊपर देख चुके हैं, FLM 8 के अंदर ये डिटेल जाती है। उसके अलावा एक मंथली स्टेटमेंट आपको उसकी भी देनी है कि इन केस आपकी जो रिसिप्ट है वो परचेज है किसी भी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट $10,000 से ज्यादा है तो उसकी डिटेल आपको एक अलग स्टेटमेंट के अंदर देनी है। वो भी आपको कब तक देनी है, विद इन द 10 days ऑफ द क्लोज ऑफ द मंथ। सिमिलरली जबकि सपोज जन का मंथ के लिए आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम क्या करना है, 10th फेब तक आपको उस चीज की क्या कर देनी है, रिपोर्टिंग कर देनी है। ठीक है, उसके बाद ये चीज भी देखने वाली है कि हमने उसके अंदर एक चीज देखी थी कि जो FMCs हैं, FFMCs या AMCs है, वो क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज खोल सकते हैं, एजेंट्स खोल सकते हैं। तो जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हो उसके अंदर आपको अपनी फ्रेंचाइजीज की ट्रांजेक्शन्स भी दिखानी है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज के थ्रू भी क्या करा जा रहा है, परचेज करी जा रही है। ठीक है, उसके बाद ये तो दो मंथली स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वार्टरली स्टेटमेंट। क्वार्टरली स्टेटमेंट आपको किसके लिए प्रोवाइड करनी है, आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर आपने ये बताना है कि आपके पास कितने फॉरेन करेंसी अकाउंट थे एंड किस किस बंदे के आपने वो मेंटेन करके रख रखे हैं, उस चीज की आपको क्या करनी है, एक क्वार्टरली स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको एक एनुअल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। एनुअल स्टेटमेंट में क्या है, एनुअल स्टेटमेंट के अंदर आपको ये बताना है कि आपने कितने अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर क्या करा है, राइट ऑफ करा है। आपको जिस दिन आप राइट ऑफ कर रहे हो उसके विद इन 1 मंथ आपको क्या कर देनी है, सॉरी जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके विद इन 1 मंथ आपको इस चीज की एनुअल रिपोर्टिंग देनी है। तो आपके पास टोटल 4 रिपोर्ट्स हैं, 2 मंथली बेसिस पे, एक क्वार्टरली पे और एक एनुअली पे। मंथली में सबसे पहली रिपोर्ट FLM 8 तक, जो दोनों मंथली रिपोर्ट है सबसे पहले वो कब तक जाएंगी, 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। फर्स्ट रिपोर्ट में आपको ये बताना है कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन करी है। सेकंड रिपोर्ट में हमें बताना है जो कि ट्रांजेक्शन हुई है उनमें से 10,000 से ज्यादा वाली ट्रांजेक्शन कौन सी थी। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वार्टरली रिपोर्ट। क्वार्टरली रिपोर्ट में आपको ये बताना है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आपने कौन कौन से मेंटेन करके रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एक एनुअल स्टेटमेंट बतानी है। एनुअल स्टेटमेंट में आपने ये बताना है कि आपने कितनी अमाउंट को क्या करा है, राइट ऑफ करा है। जो एनुअल स्टेटमेंट है वो कब तक आपको सबमिट करानी है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो एनुअल स्टेटमेंट RBI को सबमिट करवा देनी है। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग अबाउट सम स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट टॉपिक आता है, दैट इज ओपनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट बाय द AMCs। तो जो भी हमारे ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स हैं वो विद द अप्रूवल ऑफ द रीजनल ऑफिस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द RBI क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। बट उनके ऊपर क्या लगती है, कुछ कंडीशंस लगती है। ठीक है, उनके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एक पर्टिकुलर सेंटर के लिए सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एक ही अकाउंट खुला सकते हो, एक अकाउंट ही परमिटेड है। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपकी फॉरेन करेंसी नोट्स या इन कैश ट्रैवलर चेक्स आपने एक्सपोर्ट करे एंड उसके थ्रू जो भी पैसा आया वही आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर क्रेडिट कर सकते हो। इसके अंदर उस चीज का क्रेडिट अलाउड है। ठीक है, उसके अंदर अब पैसा आ गया तो वो पैसा किसके लिए यूज किया जा सकता है, आपने जो TCS ट्रैवलर चेक सोल्ड करे उसके लिए, या फॉरेन करेंसी आपने किसी से एक्वायर करी उसके अगेंस्ट में अगर आपको पैसा देना तो आप इस फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू दे सकते हो। तो बेसिकली AMCs क्या कर सकते हैं, अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हैं ओनली विद द परमिशन। उसकी कुछ कंडीशंस क्या क्या हैं कि एक पर्टिकुलर सेंटर के लिए आपको एक ही अकाउंट दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो पैसा आप क्रेडिट होगा वो क्या होगा, जब आप फॉरेन करेंसी नोट्स बेचोगे या अपने ट्रैवलर चेक्स को क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर जो पैसा है वो यूटिलाइज किस किस लिए कर सकते हो, आपने जो ट्रैवलर चेक सोल्ड करे हैं उसके लिए, या आप फॉरेन करेंसी नोट्स एक्वायर कर रहे हो फ्रॉम AD कैटेगरी 1 ब्रांच उसके लिए। इस अकाउंट के अंदर आप कोई भी आइडियल बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपनिंग ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट बाय द ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 2 ब्रांच। तो आप नोस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हो, आपको क्या लेनी पड़ेगी, रिजर्व बैंक से 1 टाइम अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो एक बार हम ये समझ लेते हैं नोस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट बेसिकली होता क्या है। सो 2 टाइप के अकाउंट यूज होता है, दैट इज नोस्ट्रो अकाउंट एंड मोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट इज बेसिकली आर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक, या उसको एक्सप्लेन करना चाहे तो अकाउंट हेल्ड बाय आर बैंक इन फॉरेन करेंसी एट अनदर बैंक। ठीक है, एंड इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाता है, मोस्ट्रो अकाउंट हो जाता है। ठीक है, फॉर इसके अगर हम एग्जांपल लें तो सपोज हमारे पास क्या है, बैंक A है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, बैंक B है। ठीक है, तो जब बैंक A ने बैंक B के पास क्या करा, अपने एक अकाउंट खोला, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला, उसको हमने बोल दिया नोस्ट्रो अकाउंट। जस्ट सिंपल, एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास जो अकाउंट खोला उसको बोलेंगे नोस्ट्रो अकाउंट, कि मेरा तुम्हारे बैंक A का बैंक B में क्या हुआ, नोस्ट्रो अकाउंट हुआ। ठीक है, अब
जब इस अकाउंट को बैंक ए देख रहा है तो वो बोल रहा है नोस्टो अकाउंट, बट इसी बैंक को जब बैंक बी देखेगा तो वो क्या बोल देगा, इसको वोस्टो अकाउंट बोल देगा। सो वोस्टो अकाउंट की डेफिनेशन क्या हो, योर मनी ऑन डिपॉजिट एट आर बैंक, अकाउंट हेल्ड बाय अ फॉरेन बैंक इन डोमेस्टिक करेंसी एट आर बैंक। सो बेसिकली टू रिफाइन द एग्जांपल, सपोज ये बैंक था वो इंडियन बैंक था, ठीक है, एंड जो बैंक बी था वो क्या था, यूएसए का बैंक, ठीक है। अब इंडियन बैंक ने क्या करा, यूएसए वाले बी बैंक के पास एक फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला यूएस डॉलर के अंदर, उसको हमने बोल दिया नोस्ट्रो अकाउंट। फॉरेन करेंसी के अंदर मैंने अपना एक अकाउंट खोल के रखा हुआ है यूएसए वाले बैंक के साथ, फॉरेन ओवरसीज बैंक के साथ। अब जब हम इसको बैंक बी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो बैंक बी के पास क्या है, होम करेंसी के अंदर किसी ओवरसीज बैंक का अकाउंट है, तो दिस इज नोन एज नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो। तो नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट आप खोल सकते हो, उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन उसके साथ भी आपके पास क्या है, कुछ कंडीशंस लग के आती हैं। कंडीशंस क्या है, एक करेंसी के लिए आपको एक ही नोस्ट्रो अकाउंट खोलने की परमिशन दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बैलेंसेस इन द अकाउंट शुड बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द सेटलमेंट ऑफ रेमिटेंस सेंट फॉर द परमिसिबल पर्पसेस एंड नॉट फॉर द सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड्स, कि जो भी परमिसिबल पर्पस है उनके लिए सिर्फ आप उनकी सेटलमेंट के लिए पैसा यूज करोगे। इन अकाउंट्स के अंदर कोई भी आइडियल बैलेंस जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक है। इनके ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, वो भी आपको क्या करनी है, वो फुलफिल करनी है। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने नोस्ट्रो अकाउंट एडी कैटेगरी 2 ब्रांच भी क्या कर सकते हैं, खुलवा सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो भी हमारे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 ब्रांच होंगे, ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी 2 बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे या एफएफएमसीज होंगे, वो क्या कर सकते हैं, अपने एजेंट्स या अपने ऑथराइज डीलर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या है, कुछ गाइडलाइंस को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है जनरल परमिशन। जनरल परमिशन में बेसिकली क्या है कि लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के अंदर एंटर करके क्या कर सकते हैं, अपने डीलर्स, अपने एजेंट्स या फ्रेंचाइजीज को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नॉर्मली फ्रेंचाइजीज होंगी वो क्या कर सकती है, वो सिर्फ परचेज कर सकती है, वो फॉरेन करेंसी को सेल नहीं कर सकती, ठीक है। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर वो फ्रेंचाइजी पाकिस्तान के बॉर्डर या बांग्लादेश के बॉर्डर के विद इन 10 किलोमीटर के अंदर लोकेटेड है एंड वो आरबीआई से प्रायर अप्रूवल ले लेती है, तो वो क्या कर सकती है, फॉरेन करेंसी को सेल कर सकती है। बट अदर केसेस के अंदर फॉरेन करेंसी को सेल नहीं कर सकती, ठीक है। उसके लिए आप परमिशन भी आपको बेसिकली मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो चीज अलाउड ही नहीं है। सिर्फ वो चीज अलाउड कब है, जब आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के बॉर्डर्स के विद इन 10 किलोमीटर के अंदर फंक्शन कर रहे हो, बट उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली अगर ओवरव्यू देखें, फ्रेंचाइजीज या एजेंट्स आपको अपॉइंट करने की परमिशन है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप उसके अगेंस्ट, आप जो भी आपकी फ्रेंचाइजीज या जो भी आपके एजेंट हो गए फॉरेन करेंसी को सेल नहीं कर पाएंगे। उसकी एक हमें एक्सेप्शन दी गई। एक्सेप्शन क्या है, जब आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के बॉर्डर्स के विद इन 10 किलोमीटर में ऑपरेट कर रहे हो एंड आपके पास क्या है, आरबीआई की अप्रूवल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेंचाइजी। तो बेसिकली जो भी बंदा फ्रेंचाइजी ले रहा हो वो कोई भी एंटिटी हो सकती है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस, एक प्लेस ऑफ बिजनेस हो एंड उसके नेट ऑन फंड्स मिनिमम कितने होने चाहिए, 10 लाख होने चाहिए। तो दो कंडीशंस डाल दी कि आपका एक प्रॉपर प्लेस ऑफ बिजनेस हो एंड उसके नेट ऑन फंड एटलीस्ट 10 लाख होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। जो भी आप फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट कर रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसके अंदर आप जो भी अरेंजमेंट्स कर रहे हो, लाइक कमीशन उसकी या फीस कितनी होगी, वो बैंक्स अपने बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। बैंक्स में जब मैं बोल रहा हूँ तो ये तीनों लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वो अपने बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किस अमाउंट की या किस रेट पे कमीशन या फीस हमने उनको चार्ज करनी है, ठीक है। बट जो भी आप अपने एग्रीमेंट्स कर रहे हो उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए। फीचर्स क्या क्या होने चाहिए उसके अंदर, सबसे पहले तो ये चीज होनी चाहिए, जो भी आपका फ्रेंचाइजी होगा, मतलब जो बंदा फ्रेंचाइजी ले रहा है उसको अपने फ्रेंचाइजर का नाम, उसके एक्सचेंज रेट्स क्या करने हैं, डिस्प्ले करने हैं एंड उनको ये बताना है कि वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंजेस को खरीद सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को सेल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद exchange rate for the conversion of foreign currency into rupees should be same or close to the daily exchange rate charged by the AD category 1 branch, AD category 2 branch या मतलब जो भी उनका फ्रेंचाइजर है, जो भी फ्रेंचाइजर का एक्सचेंज रेट है, जब आप एक्सचेंज रेट यूज कर रहे हो टू कन्वर्ट इनटू द रुपीस, वो या तो एटलीस्ट सेम हो या उसके क्लोज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने फॉरेन करेंसी परचेज करी है, जिस दिन आपने परचेज करी है, परचेज करने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपने फ्रेंचाइजर को सबमिट करवा देनी है। आपको जो भी फ्रेंचाइजी है विद ऑल द ट्रांजेक्शंस के आपको क्या करने हैं, अपने पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। फ्रेंचाइजर की ये जिम्मेवारी है कि वो एटलीस्ट वंस पर ईयर क्या करे, ऑन साइट इंस्पेक्शन करे, मतलब उनकी साइट पे जाके देखे, उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करे, कब, एटलीस्ट वंस अ ईयर। सो दिस वाज रिगार्डिंग कुछ आपको फीचर्स है जो आपको किसके अंदर ऐड करने हैं, अपने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के अंदर ऐड करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यू डिलिजेंस ऑफ फ्रेंचाइजीज, कि जो भी आपका फ्रेंचाइजर है उसको क्या करना है, कुछ मिनिमम चेक्स करने हैं जब वो क्या कर रहा है, आपकी ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म कर रहा है। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आता है
कि जो भी उसकी फ्रेंचाइजी है उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज या उसकी पोजीशन के बारे में उसको स्टडी करना है, उसके मिनिमम नेट ऑन फंड्स के बारे में स्टडी करना है, जो हमने 10 लाख की कंडीशन लगाई है वो देखनी है। ठीक है, उसके अलावा जहां भी वो बंदा उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां भी उसकी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट है, हमने ये देखना है कि उसके रिगार्डिंग उसको म्युनिसिपल सर्टिफिकेशन मिल गई हो या कोई भी उसने बेसिकली उस पर लॉज है उसने क्या करा हो, उस चीज को अप्लाई करा हो। ठीक है, उसके अलावा जिस भी लोकेशन के ऊपर मनी चेंजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, हमें उसकी क्या करनी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस की वेरिफिकेशन करनी है कि वो प्लेस एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करता है। उसके बाद आपने लोकल पुलिस अथॉरिटीज से क्या लेना है, सर्टिफिकेट मिलवाना है कि इनके अगेंस्ट किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं चल रही है। ठीक है, उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेट एंटिटीज भी ऑब्टेन करना है। इनकॉर्पोरेट एंटिटीज बेसिकली कंपनीज के केस में आपको ये चीजें क्या करनी है, उनसे भी ऑब्टेन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके फ्रेंचाइजी है उससे एक डिक्लेरेशन लेनी है जिसके अंदर वो बताए कि मेरे डायरेक्टर्स या मेरे पार्टनर्स या सपोज वो इंडिविजुअल है तो मेरे अगेंस्ट किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है, एंड इन केस अगर चल रहा है तो उसके बारे में आपको उसकी डिटेल लेनी है। ठीक है, फ्रेंचाइजी के जो भी डायरेक्टर्स या पार्टनर होंगे उनको आपको क्या लेने हैं, उनके आपको पैन कार्ड ऑब्टेन करने हैं। जो भी डायरेक्टर्स पार्टनर्स है उनकी आपको क्या करनी है, फोटोग्राफ्स भी ऑब्टेन करनी है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ड्यू डिलिजेंस करते वक्त एटलीस्ट मिनिमम चेक्स करने हैं। ठीक है, तो जो हमने चेक्स बताए वो आपको एटलीस्ट वंस अ ईयर करने हैं, ये नहीं कि आपने एक बार करके छोड़ दिए, रेगुलरली बेसिस पे साल में एटलीस्ट एक बार आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमने चेक्स देखे वो तो आपने करने हैं, उसके साथ जो भी फ्रेंचाइजर होगा उसको अपनी फ्रेंचाइजी से क्या क्या चीजें लेनी है, आपको अपनी जो लोकेशन है उसको कंफर्म करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सर्टिफाई करके देगा कि जो कंपनी है, जो भी आपकी फ्रेंचाइजी है, उसने ऑनगोइंग बेसिस पे क्या करा है, 10 लाख के जो नेट ऑन फंड्स की कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखा है। तो आप ड्यू डिलिजेंस करते वक्त के साथ साथ आप ये 2 डॉक्यूमेंट्स एडिशनली भी उनसे क्या करोगे, ऑब्टेन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन सिलेक्शन ऑफ सेंटर्स कि बेसिकली आप अपनी फ्रेंचाइजी किस किस को दोगे। तो जिस भी जो भी सपोज आपकी एफएमसीज हैं, ये जो भी आपका फ्रेंचाइजर है उसकी ब्रांच के लोकेशन के 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप क्या कर सकते हो, अपना सेंटर खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप सपोज ये जो आपके सेंटर्स हैं वो आप क्या कर रहे हो, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्रुप या चेन्स ऑफ होटल्स को दे रहे हो। तो बेसिकली सपोज क्या होता है, लाइक हम कुछ एक होटल चेन की एग्जांपल लेते हैं, लाइक आईटीसी होटल्स होते हैं। ठीक है, वहां पे आईटीसी होटल्स आर एक्सपेंसिव, वहां पे फॉरेन टूरिस्ट रहते हैं, तो वहां क्या है, वहां पे ही ताकि फॉरेन जो सर्विसेज हैं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की सर्विसेज हैं, उसको इजीली फैसिलिटेट करवाया जा सके, तो वो क्या करा जाता है, होटल्स के अंदर ही सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप होटल्स के अंदर ही क्या कर सकते हो, मनी एक्सचेंज करवा सकते हो। तो अगर उस केस के अंदर किसी ऐसे ग्रुप ऑफ होटल्स या चेन ऑफ होटल्स को सर्विसेज दी गई हैं, वहां अपने सेंटर खोले गए हैं, तो वहां पे 100 किलोमीटर की है जो हमने कंडीशन देखी है वो नहीं लगती है। बट उसके अंदर सिर्फ कंडीशन क्या है कि जो भी उस चेन का जो हेडक्वार्टर है वो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली जो आपका ब्रांच है, जो आपका फ्रेंचाइजर है, उसकी कंट्रोलिंग ब्रांच के 100 किलोमीटर के अंदर अंदर आप अपनी फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर सकते हो। बट अगर वो होटल्स वाला केस है तो जो 100 किलोमीटर वाली कंडीशन है वो सिर्फ उसके हेडक्वार्टर्स पे लगती है, बाकी ग्रुप्स और बाकी चेन्स के ऊपर नहीं लगती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऐसा एरिया जिसको हिली एरिया डिक्लेयर कर दिया गया या कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी डिस्टेंस वाली रेगुलेशन नहीं लगती है। रीजन मीन हिली एरियाज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्या है, और डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, उनके अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत थोड़े थोड़े एरिया पे है। तो अगर हमने वहां 100 किलोमीटर की कंडीशन लगा दी तो बेसिकली हम क्या कर पाएंगे, तो क्या ही नहीं कर पाएंगे, वहां पे अपनी फ्रेंचाइजीज दे ही नहीं पाएंगे। तो उस केस में भी इस चीज को क्या करा गया, एग्जम्प्ट करा गया। तो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ सेंटर्स की मेन कंडीशन क्या है कि कंट्रोलिंग ब्रांचेस के 100 किलोमीटर के अंदर आप फ्रेंचाइजी दे सकते हो। उसके हमने 2 एक्सेप्शन पढ़ी, 2 एक्सेप्शन क्या, हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड अगर आप किसी ग्रुप ऑफ चेन होटल्स के अंदर दे रहे हो। उसके बाद आता है हमारे पास केवाईसी गाइडलाइंस। तो जो भी हमारे फ्रेंचाइजर्स हैं उनको सारी की सारी एएमएल, केवाईसी और सीएफटी गाइडलाइंस को क्या करना है, फॉलो करना है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा होता है, दैट इज रिगार्डिंग मनी चेंजिंग एक्टिविटीज। अब हम अपना सेकंड पार्ट देख रहे हैं, दैट इज मिसलेनियस रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया, फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट्स। कि रेजिडेंट्स को कुछ सर्विसेज की रेजिडेंट्स क्या कर सकते हैं, कुछ मिसलेनियस रेमिटेंसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो रेजिडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, करंट ट्रांजेक्शंस के अंडर काफी ट्रांजेक्शंस के रिगार्डिंग रेमिटेंसेस कर सकते हैं। बट उनके ऊपर जो गाइडलाइंस है वो कौन सी लगने वाली है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस रूल्स 2000। ठीक है, इसके अंदर क्या करा गया, रूल्स ने क्या करा, सारे रेमिटेंसेस को 3 कंडीशंस में 3 शेड्यूल में बांट दिया। शेड्यूल के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, ऐसी जगह
जिसके जिनके अंदर रेमिटेंसेस क्या है, प्रोहिबिटेड है। ऐसी ड्रोल्स जिनके अगेंस्ट, ऐसी ट्रांजेक्शन जिनके अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसी ट्रांजेक्शंस जिनके अंदर बेसिकली क्या करा गया, थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन कर दी है। थ्रेशोल्ड के अंदर अगर आप रेमिट कर रहे हो तो आपको परमिशन नहीं लेनी, थ्रेशोल्ड के ऊपर आपको रेमिट करनी है तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वो कहां दिया गया, शेड्यूल 3 के अंदर दिया गया है, जो हमने ऊपर भी देखा था कि शेड्यूल 3 के अंदर काफी क्या दी गई है, लिमिट्स प्रिस्क्राइब करी गई हैं। तो इसके अंदर हमने पढ़ा ड्रोल की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। ड्रोल के अंदर क्या क्या, ड्रोल मतलब आपने पैसा निकलवाना, तो किस तरीके से पैसा निकलवा सकते हो, चाहे आप आईसीसी यूज करो, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज करो, एटीएम क्रेडिट यूज करो, करेंसी यूज करो, किसी भी तरीके से आप ड्रोल कर रहे हो, वो सभी किसके अंदर आएंगे, ड्रोल की डेफिनेशन में आएंगे। और सारी की सारी रेगुलेशंस या रूल्स क्या होंगे, एज सच उसके ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हो विद द रेजिडेंट्स एंड ट्रांजेक्शन कर रहे हो विद द रेजिडेंट्स ऑफ नेपाल एंड भूटान, उस केस के अंदर आपको फॉरेन एक्सचेंज ड्रोल की परमिशन नहीं दी गई है। ठीक है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज अगर आप चाहते हो, आप ले रहे हो ताकि आप लॉटरी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सको, उस चीज की भी आपको परमिशन नहीं है। फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ लॉटरी स्कीम, रेमिटेंसेस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड अंडर द फैमा एक्ट 1999। उसके अलावा सपोज आपने डायरेक्ट लॉटरी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट ना करके लॉटरी जैसी ही किसी चीज में भी इन्वेस्ट करना, उसकी भी क्या है, प्रोहिबिशन है। उस केस में भी आप क्या नहीं कर सकते, आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज रिलीज ऑफ फॉरेन करेंसी, रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द ऑथराइज्ड कैटेगरी, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2, कि वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ वो ट्रांजेक्शंस की लिस्ट पढ़ने वाले हैं कि किन किन के अगेंस्ट पे वो फॉरेन एक्सचेंज को रिलीज कर सकते हैं। उनमें क्या क्या आता है, प्राइवेट विजिट्स के केस में रेमिटेंस बाय द टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट्स टू ओवरसीज एजेंट्स, प्रिंसिपल्स, होटल्स एटसेट्रा। ओके, बिजनेस ट्रैवल के केस में फी फॉर पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेज एंड स्पेशल ट्रेनिंग, कि अगर किसी पर्सन को कोई भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करनी है, स्पेशल ट्रेनिंग करनी है, उस केस में। कोई बंदा इंटरनेशनल इवेंट या कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहता है, उस केस में। फिल्म शूटिंग के केस में, मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में। सपोज आप फिल्म शूटिंग करने के तो आपके साथ क्रू गया, क्रू को पैसे देने, उस केस में। आप ओवरसीज एजुकेशन लेना चाहते हो तो उस केस में भी कैटेगरी 2 ब्रांच क्या कर सकता है, पैसा रिमिट कर सकता है। ठीक है, अगर आप सपोज यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, यूनिवर्सिटीज का टाई अप है, एजुकेशनल टाई अप है, उस केस में भी पैसा रिमिट करा जा सकता है। उसके अलावा अब्रॉड में कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक जीआरई हो गया, 2EFL हो गया, उसकी पेमेंट करनी है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, पैसा रिमिट करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद इंप्लॉयमेंट एंड प्रोसेसिंग असेसमेंट फीस फॉर ओवरसीज जॉब एप्लीकेशन, उस केस में आप क्या पैसा पे कर सकते हो। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फीस के लिए या इमिग्रेशन के लिए ही क्या करा जा सकता है, पैसा रिमिट करवाया जा सकता है। स्किल क्रीडेंशियल असेसमेंट फीस फॉर इंटेंडिंग माइग्रेंट्स, लाइक एक बंदा क्या कर रहा है, वहां फॉरेन में जाना चाहता है, उसके लिए क्या कर रहा है, वो अपनी स्किल्स या क्रेडेंशियल की असेसमेंट करवा रहा है कि मेरे को किस किस तरह की जॉब मिल सकती है, मैं कितना क्वालिफाइड हूँ, उसके रिगार्डिंग जो फीस है, उसके लिए अगर आप पैसा चाहते हो तो वो भी कैटेगरी 2 ब्रांच से आप ले सकते हो। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द पोर्टिग्यूज या अदर गवर्नमेंट्स, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन की फीस है तो उसके लिए अगर आपको पैसा पे करना है तो वो भी क्या करा जा सकता है, कैटेगरी 2 ब्रांच के द्वारा आपको दिया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन, सब्सक्रिप्शन या उनकी मेंबरशिप के लिए पैसा देना चाहते हो तो उसका पैसा भी क्या कर सकते हो, कैटेगरी 2 ब्रांच के थ्रू रिमिट करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद तो ये क्या था कि कौन कौन सी जगहों के लिए कैटेगरी 2 ब्रांच क्या कर सकता है, पैसा रिलीज कर सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टॉपिक दैट इज रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। इसके अंदर बेसिकली आता है कुछ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस लाइक प्राइवेट विजिट्स, गिफ्ट डोनेशंस, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना, इमिग्रेशन एटसेट्रा। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के फॉर्म में पैसा रिमिट करवा सकते हो अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। उसकी एक लिमिट प्रोवाइड करी गई है कि आप एक साल के अंदर मैक्सिमम कितना पैसा रिमिट करवा सकते हो, $250,000। ठीक है, लिमिट प्रोवाइड कहां करी गई है, शेड्यूल 3 जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ऑफ द फैमा रूल्स। ठीक है, उसके अंदर आपको लिमिट प्रोवाइड करी गई $250,000। तो $250,000 तक आपको रिमिट करनी है, आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको इससे ज्यादा की रेमिटेंस करनी है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो 250,000 के साथ साथ जो लिमिट है उनके अंदर कुछ और कंडीशन है, हम उसको आगे देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्रैवल के केस में। ठीक है, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो एंड वो पैसा आपको चाहिए इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स एंड फॉरेन करेंसी कॉइन्स, ठीक है, उसके ऊपर कुछ है लिमिट्स लगी गई हैं। लिमिट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट बाद में देखते हैं, सबसे पहले बी, सी और डी कवर करते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो टू द इराक और लिबिया तो आपको मैक्सिमम कितना कॉइन्स या करेंसी दी जा सकती है, $5,000। ठीक है, अगर आप कर रहे हो ट्रैवल टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन एंड अदर रिपब्लिक्स ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, उस केस में जितनी आपको चाहिए आपको फुल एक्सचेंज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप
इन बी और सी के अलावा किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, उसके ऊपर आपके ऊपर लिमिट कितनी लगाई गई है? यूएसडी $3000 लगाई गई है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पर्सन हज या उमरा जा रहा है, उस केस में जितनी भी लिमिट परमिट करी जाएगी बाय द हज कमेटी ऑफ इंडिया, वो आपको क्या कर दी जाएगी? रिलीज कर दी जाएगी। तो अगर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा लेके जाना है, ठीक है, फॉरेन करेंसी या नोट्स कॉइन्स, ठीक है, इसको हम बांट कर रहे हैं 4 पार्ट्स के अंदर। 4 पार्ट्स में बेसिकली एक तो हज वाला हो गया, ठीक है, जितना क्या करा हज कमेटी के द्वारा परमिट करा गया, उतना आपको क्या दे दी जाएगी? उसकी परमिशन दे दी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर अगर आप इस्लामिक, ईरान, रशिया एंड अदर कॉमनवेल्थ, ठीक है, उस केस में आप क्या कर सकते हो? आपको फुल एक्सचेंज दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप जा रहे हो इराक और लिबिया, उस केस के अंदर आपको क्या लिमिट दे दी जाएगी? $5000 की। ठीक है, आप अदर देन 1, 2 एंड 3 के अंदर जा रहे हो तो आप उसके ऊपर लिमिट कितनी लगा दी जाएगी? $3000 की। तो आपको इससे ज्यादा का रेमिटेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आप कर रहे हो रेमिटेंस कर रहे हो, आप डायरेक्ट रेमिटेंस कर रहे हो टू द बैंकिंग चैनल्स, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर जितनी रीजनेबल लिमिट आपको लगेगी ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने कितनी रिक्वेस्ट करी, कितनी डिक्लेरेशन दी कि मुझे होटल एकोमोडेशन के लिए या टूर अरेंजमेंट के लिए किसी भी चीज के लिए इतना पैसा चाहिए, तो रीजनल लिमिट रखते हुए आपको पैसा क्या कर दिया जाएगा? रेमिट कर दिया जाएगा। जो ऊपर वाली लिमिट थी वो थी विद रिस्पेक्ट टू ओनली फॉरेन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। ये हम बात कर रहे हैं जब बैंकिंग चैनल्स के थ्रू क्या कर रहे हो? अपना पैसा रेमिट करवा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पीरियड ऑफ सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि मैंने पैसा लिया था, अब मेरे पास अनयूज्ड पैसा बच गया, तो मेरे पास बेसिकली सरप्लस पैसा बच गया। जो हमने ऊपर सरप्लस वाला पॉइंट पढ़ा था दैट वाज विद रिगार्डिंग टू द एएमसीज के, एएमसीज के पास पैसा बच गया। ये हम पढ़ रहे हैं कि पैसा किसके पास बच गया? जिस पर्सन ने फॉरेन एक्सचेंज लिया था। ठीक है, तो जो हमने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज, सपोज आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा लिया कि आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो ट्रैवल के लिए आपने पैसा लिया, तो वो जो पैसा है वो सिर्फ आप किसके लिए यूज कर सकते हो? ट्रैवलिंग के लिए ही यूज कर सकते हो। अदर देन द स्पेसिफाइड पर्पस या परमिसेबल पर्पस आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास वो पैसा अनयूज बच जाता है तो आप वो क्या कर सकते हो? पैसे को सरेंडर कर सकते हो। सरेंडर कब तक कर सकते हो? जिस दिन आपकी डेट ऑफ रिसीट थी, डेट ऑफ रियलाइजेशन थी, डेट ऑफ परचेज थी, डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ रिटर्न ऑफ द ट्रैवलर, जो भी इनसे लेटर होगा उसके विद इन 180 डेज क्या कर सकते हो? आप पैसा रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, इन केस बंदा 180 डेज के बाद पैसा रिटर्न करना चाहता है तो 180 डेज के अंदर के बाद वो पैसा रिटर्न कर सकता है। उसको रिफ्यूज नहीं करा जाएगा कि भाई तो अब लेट हो गया, अब तेरे से पैसे नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो 180 डेज के बाद भी क्या कर सकता है? पैसे को वापस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज। अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज में बेसिकली क्या है कि मैंने एक्सचेंज तो करवा लिया था पैसा, ठीक है, बट वो स्पेंड में पूरा कर नहीं पाया, मेरे पास कुछ पैसा क्या रह गया? अनस्पेंड रह गया। ठीक है, तो एक पर्सन चाहे तो वो क्या कर सकता है? पैसा अपने पास रिटेन करके रख सकता है, बट उसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई है। सो a returning traveler is permitted to retain with him foreign currency, traveler checks and currency notes up to an aggregate amount of $2000 and foreign coins without any ceiling beyond 180 days। कि वैसे तो 180 डेज के अंदर आपको पैसा देना है, बट अगर आप रिटेन करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम रिटर्न कितना कर सकते हो? $2000 या फॉरेन कॉइन्स अपने पास रिटेन करके रख सकते हो। रीजन इसका बीइंग बेसिकली क्या है कि लाइक कुछ लोग क्या होते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है किसी पर्सन को लाइक कलेक्शन का शौक है कि वो फॉरेन करेंसी को क्या करना चाहता है? कलेक्ट करना चाहता है। ठीक है, अगर उसे ये चीज की परमिशन ही ना दी गई कि वो कलेक्शन कर सके तो वो कलेक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए काइंड ऑफ एक प्रोविजन ला दी गई कि आप फॉरेन कॉइन्स अपने पास रख सकते हो या $2000 तक की अमाउंट अपने पास रिटेन करके रख सकते हो। ठीक है, बट इसके अंदर एक चीज ये दी गई है कि जो आपने फॉरेन करेंसी रिटेन करी है वो ट्रैवलर किस लिए यूज कर सकता है? जब दोबारा फॉरेन करेंसी के अंदर जाएगा वहां उस चीज के लिए वो क्या कर सकता है? उस पैसे को खर्च कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेमिटेंस ऑफ सैलरी। रेमिटेंस सैलरी के अंदर बेसिकली एक ऐसा बंदा जो इंडिया का रेजिडेंट है बट इंडिया का परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है, वो क्या कर सकता है? अपनी नेट सैलरी को क्या कर सकता है? रेमिट कर सकता है। नेट सैलरी में बेसिकली क्या, जितनी उसकी सैलरी थी उसमें से डिडक्शन, पीएफ जो भी डिडक्शन होनी चाहिए एज पर द सैलरीज एक्ट, वो उसके अंदर डिडक्ट करके वो सारा का सारा पैसा क्या कर सकता है? अपनी होम कंट्री के अंदर रेमिट करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और डेप्यूटेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और असाइनमेंट द ड्यूरेशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 3 years इज अ रेजिडेंट बट नॉट परमानेंट रेजिडेंट। एक ऐसा बंदा जो जॉब करने के लिए इंडिया के अंदर आया या डेप्यूटेशन के ऊपर इंडिया के अंदर आया, बट उसकी जो स्टे का पीरियड है वो 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, उसको हम ये बोलेंगे कि वो बंदा रेजिडेंट तो है बट इंडिया का परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास 2 कंडीशंस और है कि किस किस केस में वो पैसा रेमिट करवा सकता है। पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपनी नेट सैलरी रेमिट करवा सकता है अगर
वो किसी फॉरेन स्टेट का सिटीजन हो, बट उस पाकिस्तान का सिटीजन नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान का सिटीजन है तो उसको पैसा वापस देने की परमिशन नहीं है। उसके बाद इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया who is on deputation to the office or branch of a foreign company or subsidiary or joint venture in India of such a foreign company। बेसिकली वैसे है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही, बट वो डेपुटेशन के ऊपर यहां वर्क कर रहा है किसी फॉरेन कंपनी के अंदर, तो उस केस में भी पैसे को क्या कर सकता है, बेसिकली रेमिट वो कर सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज मीटिंग ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एनआरआई क्लोज रिलेटिव्स बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि अगर कोई एनआरआई क्लोज रिलेटिव है उसके रिगार्डिंग उसका मेडिकल एक्सपेंस कोई रेजिडेंट पे कर रहा है तो उसको हम रेजिडेंट टू रेजिडेंट ट्रांजेक्शन मान लेंगे। ठीक है, एंड उसको सर्विस रिलेटेड देयर टू के कंडीशंस के अंदर ही हम इंक्लूड करेंगे, मतलब सर्विसेज रिलेटेड टू द मेडिकल एक्सपेंसेस ही हम उसको मान लेंगे। एंड उसके रिगार्डिंग जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस वाले नॉर्म्स है वो सेम की सेम नॉर्म इसके ऊपर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड एंड स्टोर वैल्यू कार्ड्स बाय द ऑथराइज्ड डीलर्स इन इंडिया। तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर जो भी हमने रूल 5 के अंदर लिमिट्स देखी थी वो अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है, जो आईसीस इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आप ऑथराइज्ड डीलर से खरीद सकते हो। ठीक है, कि residents can use international credit cards on internet for any purpose for which exchange can be purchased from the authorized dealer in India। बेसिकली जिस पर्पस के लिए एक्सचेंज परमिट है उस पर्पस के लिए आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, जिन पर्पस के लिए कार्ड परमिटेड नहीं है आप उनके लिए कार्ड्स यूज, उनके जिन पर्पस के लिए एक्सचेंज परमिटेड नहीं है उनके लिए आप कार्ड्स भी यूज नहीं कर सकते। कोई ऐसी आइटम जो कि प्रोहिबिटेड आइटम है उसकी परचेज के लिए भी आप आईसीस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स होंगे इनकी स्पेंडिंग के ऊपर किसी भी तरीके की मॉनेटरी लिमिट नहीं लगाई गई है, जितना आप चाहे उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होंगे जो फॉरेन करेंसी अकाउंट किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के साथ मेंटेन कर रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। बट इनकी जो सेटलमेंट होगी वो किसके थ्रू, इनकी सेटलमेंट आप किसके थ्रू कर सकते हो, या तो अपने फॉरेन करेंसी के अंदर जो अकाउंट है उसके थ्रू कर सकते हो, या रेमिटेंसेस के थ्रू कर सकते हो, या नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। बट उसके अंदर ये इंश्योर कराना है कि अगर आप ओवरसीज क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो जो आप चार्जेस या फीस पे करोगे वो डायरेक्ट किसको जानी चाहिए, कार्ड इशूइंग एजेंसी को ही जानी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी को नहीं जानी चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी कोई क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स है वही हम क्या बोलेंगे, इसकी लिमिट लगाई गई है कि आप इतना खर्चा कर सकते हो। वो लगाएगा कौन, जो भी बैंक क्या कर रहा है, कार्ड इशू कर रहा है। उसके अलावा किसी भी तरीके की रिजर्व बैंक के द्वारा इनके ऊपर मॉनेटरी लिमिट नहीं लगाई गई है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड फॉर द पेमेंट इन नेपाल एंड भूटान आपको परमिटेबल नहीं है, क्योंकि नेपाल एंड भूटान में बेसिकली है कि आप आईएनआर के थ्रू ही अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑथराइज कैटेगरी ऑथराइज डीलर्स हैं वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स टू द एनआरआईज एंड पीआईओज विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक इशू कर सकते हैं। ठीक है, बट उसकी कंडीशन क्या है कि जो भी सेटलमेंट हो रही है वो सेटलमेंट किसके थ्रू हो रही हो, या तो इनवर्ट रेमिटेंसेस के थ्रू, या जो उनके अकाउंट एनआरई अकाउंट या उनके एफसीएनआर अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है उसके थ्रू क्या हो रही हो, सेटलमेंट हो रही हो। तो उस केस में आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड भी आप क्या करे जा सकते हैं, यूज करे जा सकते हैं by the resident for drawing cash or making payment to a merchant establishment overseas during the visits abroad। बेसिकली मेरे पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड था। ठीक है, मैं फॉरेन के अंदर गया, मैं वहां से एटीएम से पैसा निकलवा के पेमेंट कर सकता हूँ, डायरेक्ट अपने बैंक से बैंक से पैसे कटवा के भी पेमेंट कर सकता हूँ। किसी भी प्रोहिबिटेड आइटम्स की परचेज के लिए भी डेबिट कार्ड आप यूज नहीं कर सकते। ये प्रोविजन बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने क्रेडिट कार्ड के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, उसके अलावा आप एयरलाइन टिकट्स खरीदने के लिए भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो। उसके बाद स्टोर वैल्यू कार्ड, चार्ज कार्ड और स्मार्ट कार्ड बेसिकली क्या एक कार्ड है जिसको प्रीपेड कार्ड की तरह आप इसको डील कर सकते हो। तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक क्या कर सकते हैं, ऐसे कार्ड इशू कर सकते हैं फॉर प्राइवेट बिजनेस विजिट्स, ताकि जो भी ओवरसीज मर्चेंट है उनकी हम क्या कर सके, पेमेंट कर सकें, एंड एटीएम से हम क्या कर सके, इनके अगेंस्ट पैसा भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, इन कार्ड्स को इशू करने के लिए आपको किसी भी तरीके की प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो भी इनके थ्रू आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन करोगे उनके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जो भी लिमिट लगती है वो सेम लिमिट इनके ऊपर क्या होने वाली है, अप्लाई होने वाली है। जो लिमिट्स है वो सिर्फ किस पे नहीं लगती है, लिमिट सिर्फ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज रिडम्पशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑन प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स। कि आपने प्रीपेड ट्रैवल कार्ड्स इशू करे थे उसके अंदर कुछ पैसा क्या रह गया, अनयूटिलाइज रह गया। तो उस कार्ड के अंदर जब आपने लास्ट ट्रांजेक्शन करी थी तो लास्ट ट्रांजेक्शन के विद इन 10 डेज आप क्या कर सकते हो, उसका रिफंड ले सकते हो। सॉरी, जिस दिन लास्ट ट्रांजेक्शन करी थी लास्ट ट्रांजेक्शन के 10 दिन के बाद आप क्या कर सकते हो, उसका पैसा ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आपको जितना अनयूटिलाइज पैसा है जिस दिन आप रिक्वेस्ट करोगे इमीडिएटली उस पर एक्ट किया जाएगा और उसका रिफंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट अगर ये 4 कंडीशन है तो 4 कंडीशन के केस में वो पैसा आपका क्या करा जा सकता है, रिटेन करके अपने पास रखा जा सकता है बाय द इशूइंग अथॉरिटी।
उसके अंदर 4 कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले, अमाउंट दैट आर ऑथोराइज्ड एंड रिमेन अनक्लेम्ड नॉट सेटल्ड बाय द एक्वायर्ड एज ऑफ द डेट ऑफ द रिडम्पशन टिल द कंप्लीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव सेटलमेंट साइकिल। फॉर एग्जांपल, जैसे क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है, लाइक आपका सपोज जो बिल है वो सपोज 16 अप्रैल को आता है, ठीक है, लेट इट फॉर एन एग्जांपल। आपने एक ट्रांजैक्शन करी है, जो ट्रांजैक्शन करी है वो 1 अप्रैल को है, ठीक है। आपने 1 अप्रैल के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, तो आप क्या करो जी, मेरे 10 दिन पास हो गए, तो 11 अप्रैल को गए, 11 अप्रैल को बोला कि मेरा रिफंड कर दो पैसा। उस केस में पैसा रिफंड नहीं हो सकता, रीजन बीइंग आपकी जो सेटलमेंट है वो 16 अप्रैल को होगी, तो 16 अप्रैल को 1 अप्रैल वाले का बिल जनरेट होगा, ठीक है, तो तब आपकी क्या होगी, सेटलमेंट होगी। तो जब तक ये चीज नहीं हो सकती, आपको पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही पता लगेगा ना कि आपको एक्चुअल पैसा वापस देना कितना है। उसके बाद, अ स्मॉल बैलेंस नॉट एक्सीडिंग $10,000 फॉर मीटिंग एनी पाइपलाइन ट्रांजेक्शन टिल द कंप्लीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव सेटलमेंट साइकिल भी अब क्या करा जा सकता है, रिटेन करके रखा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा फी या सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी पैसा आप रिटेन करके रख सकते हो। उसके बाद, फी फॉर द अमाउंट दैट आर ऑथोराइज्ड बट अनक्लेम्ड नॉट सेटलमेंट द एक्वायरर, the issuer of such card can hold such amount until such transaction is processed settled by the acquirers within the prescribed settlement time frame। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोविजन है जो हमने ए के रिगार्डिंग पढ़ी थी, कि जब तक बिल जनरेट नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुई, आपको पैसे रिफंड नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक निकल के आता है, दैट इज रेमिटेंसेस फैसिलिटीज फॉर अदर्स। इसके अंदर, रेमिटेंसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय पर्संस अदर देन इंडिविजुअल फॉर द पर्पस इन्यूमरेटेड इन द टेबल विल नीड आरबीआई अप्रूवल फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट्स। बेसिकली ये लिमिट्स किनके लिए है, पर्संस अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है, उनकी लिमिट दे दी गई है, पर्पस दे दिया गया, लिमिट दे दिया गया। लिमिट से एक्सीड के अंदर आपको फॉरेन एक्सचेंज की रेमिटेंस करनी है, आरबीआई के अप्रूवल लेके आओ। विद इन द लिमिट करो तो आरबीआई के अप्रूवल लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो पर्पस आपके लिए बेसिकली क्या है, गिफ्टेड डोनेशन कर रहे हो। गिफ्टेड डोनेशन क्या क्या हो सकती है, आप क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन द रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, ठीक है, उस जो फंड्स किसने प्रमोट करे, बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या कंट्रीब्यूशन टू अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी। कि जो डोनर कंपनी, जैसे डोनर कंपनी बेसिकली हो सकती है जो बंदा डोनेट कर रहा है, उसका सपोज हम मानते हैं कंप्यूटर्स का काम है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क कर रही है, तो उसको आप डोनेशन करो, वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इसके ऊपर बेसिकली लिमिट क्या है, अप टू 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर और 50 लाख $US विच एवर इज लेस। तो आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करोगे, जो लेस होगा वो आपके ऊपर क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी। उसके बाद, कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया। अगर कोई आप इंडिया के अंदर रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट सेल कर रहे हो एंड जो आपके एजेंट है वो फॉरेन रेजिडेंट है, उसको कमीशन पे करनी है, तो कमीशन आप मैक्सिमम कितनी पे कर सकते हो, आप कंपेयर करोगे $25,000 और 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर, कि जितना पैसा आपको फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आया उसका 5% या 25,000, जो ज्यादा होगा आप मैक्सिमम उतना क्या कर सकते हो, उतने की रेमिटेंस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद, अगर आपने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो उसके ऊपर जो लिमिट लगती है दैट इज $1 crore। इन अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज के केस में भी लिमिट लगती है, दैट इज $1 crore, कि इस लिमिट के अंदर रहते रहते आप कर रहे हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, नो परमिशन की जरूरत है। अगर इससे ऊपर जाना तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस क्या प्रीमिटेंस कर रहे हो, रिम्बर्समेंट करवा रहे हो, तो उस केस के अंदर 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया और $1 लाख विच एवर इज हायर, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप अपनी रेमिटेंस करवा सकते हो। उसके बाद, पेमेंट ऑफ फीस टू स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फॉरेन एम्बेसीज, कि फॉरेन एम्बेसीज के कंट्रोल के अंदर रहते रहते अगर आप कोई फीस या पेमेंट पे कर रहे हो तो जितनी आपको पेमेंट करनी है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितनी वहां से अप्रूव होकर आएगी आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइबर्स इन इंडिया, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ओवरसीज टीवी मीडिया कंपनीज, उस केस में भी जितनी पेमेंट होगी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। इसके अंदर लाइक आप ले सकते हो कि किसी पर्सन ने लाइक सपोज नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स तो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है, सपोज नेटफ्लिक्स इंडिया के अंदर ना होता है, नेटफ्लिक्स सिर्फ फॉरेन के अंदर होता, तो आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो सब्सक्रिप्शन किस में ले रहे हो आप, फॉरेन करेंसी में ले रहे हो, उस केस में जितनी अमाउंट आप क्या कर सकते हो, पे फुल की फुल अमाउंट उसकी रेमिटेड कर सकते हैं। उसके बाद, इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल बिड्स वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑथराइज्ड सच प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया बाय द कंपनी अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट, कि बेसिकली कोई फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के अंदर आ रहा है, उसके अगेंस्ट आपको बिडिंग करनी है, एंड वो बिडिंग क्या है, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव भी किया गया है, तो उसके अगेंस्ट में जितनी भी बिडिंग है आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी अमाउंट की रेमिटेंस आपको अलाउड है। उसके बाद, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओवरसीज प्रीपेड टेलीफोन कार्ड्स टू द इशूअर, इस केस में भी जितनी की जितनी आपको रेमिट करनी है कर सकते हो। रॉयल्टी एंड लमसम पेमेंट्स अंडर टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ ट्रेडमार्क और फ्रेंचाइज इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन और मेकिंग फुल अदर टूर अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैवल फ्रॉम इंडिया, उस केस में भी जितनी रेमिटेंस आपको चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा 11 पॉइंट था, फॉर प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन और मेकिंग फुल अदर टूर अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैवल फ्रॉम इंडिया, उसके रिगार्डिंग हम आगे कुछ चीजें देखने वाले हैं।
सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज रेमिटेंस फॉर मेकिंग टूर अरेंजमेंट्स बाय एजेंट फैसिलिटीज फॉर टूर ऑपरेटर्स। इसको हमने बेसिकली 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा। 4 पार्ट में सबसे पहले क्या आता है, रेमिटेंस फॉर होटल्स एजेंट्स, ठीक है। So authorized dealers may effect remittance at the request of the agents in India who have tie-up agreements with the hotel agents etc. abroad for providing hotel accommodation or making tour arrangements for travel from India, provided the authorized dealer is satisfied the remittance is being made out of the foreign exchange purchased by the traveler consult from the authorized person. Basically कि अगर किसी पर्सन, कोई इंडियन पर्सन है, वो फॉरेन के अंदर जाना चाहता है, वहां पे होटल लेना चाहता है, वो एजेंट्स के थ्रू जा रहा है या खुद होटल को पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में पूरी की पूरी अमाउंट उनको पे करी जा सकती है जब हमारा जो डीलर है वो क्या हो, सेटिस्फाई हो कि जो कि सारा का सारा पैसा है वो किसके अंदर पे कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पे कर रहे हैं। उस केस में फुल रेमिटेंस हमें क्या कर दी गई, अलाउड करी गई है। उसके बाद जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल सकते हैं इन द नेम ऑफ एजेंट्स जिनके टाई अप्स हैं होटल्स और एजेंट्स के साथ, ताकि वो क्या कर सके, जो ट्रैवलिंग फैसिलिटीज है उसको इजिली प्रोवाइड करवा सके। उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशंस क्या क्या है कि जो भी इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट्स होंगे वो क्रेडिट किस किस तरीके से हो सकते हैं। जो भी बंदा ट्रैवल कर रहा है उसने फॉरेन एक्सचेंज में जो भी कलेक्शन दिया उसका पैसा इसके अंदर आप डिपॉजिट करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आपने, जैसे आपने सपोज आपने होटल बुक करे थे, एयरलाइंस बुक करी थी, वो कैंसिल हो गई, तो कैंसिल हो गए, पैसा वापस आएगा तो उसका रिफंड भी इसके अंदर गाइड करा जा सकता है। तो ये हुआ, इसके अंदर आप क्रेडिट कैसे कैसे कर सकते हो। अब इसमें से पैसा निकलवाया किस किस लिए जा सकता है कि आप किसी भी होटल अकोमोडेशन के लिए, टूर अरेंजमेंट के लिए पैसा अगर आप पे कर रहे हो तो आप फॉरेन करेंसी अकाउंट से पे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोड वाटर टेल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, की ऑथराइज्ड डीलर्स इन लोगों को पेमेंट करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, रेमिटेंस को अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद द सेल ऑफ पासिस टिकट इन इंडिया कैन बी मेड इधर अगेंस्ट द पेमेंट इन इंडियन रुपीज और फॉरेन एक्सचेंज रिलीज्ड फॉर विजिट अब्रॉड। तो बेसिकली इंडियन पर्सन है, वो क्या कर रहा है, फॉरेन जाना चाह रहा है, थ्रू द रूट्स ऑफ रोड वाटर रेल ट्रांसपोर्टेशन, उसके चार्जेस भी पे कर सकते हो। एंड उसके जब इंडियन पर्सन से टिकट के चार्जेस ले रहे हो वो आप इंडियन रुपीज में भी ले सकते हो और फॉरेन करेंसी के अंदर भी ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू ट्रैवल एजेंट्स ऑस्ट्रेलियाज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिसीव। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि अगर या तो इंडिया का पर्सन किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है या कोई फॉरेन कंट्री का बंदा इंडिया में अंदर आया, वो आगे किसी फॉरेन करेंसी के अंदर जाना चाहता है, उस केस के अंदर किस तरीके से क्या करी जाएगी, पेमेंट करी जाएगी। तो उस केस में भी क्या करा जा सकता है, फॉर सर्विसेज के लिए जो पैसा आप रेमिट कर सकते हो, ठीक है। बट उसके अंदर कंडीशंस कुछ देखनी है कि ऑथराइज्ड डीलर्स में अलाउ सच रेमिटेंसेस आफ्टर वेरीफाइंग द अमाउंट बीइंग रेमिटेड टू द नेबरिंग कंट्रीज does not exceed the amount actually remitted to India। कि फॉरेन करेंसी जितनी इंडिया के अंदर आई है उससे ज्यादा आप पे नहीं करोगे, जितना इंडिया के अंदर आया आप उतना क्या कर सकते हो, उनको पे कर सकते हो। बट इसके अंदर ये हमें सिर्फ एक चीज जो इंपॉर्टेंट देखनी है कि जिस भी नेबरिंग कंट्री के अंदर हम पैसा पे कर रहे हैं वो नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप बाकी कंट्रीज के अंदर टूर ऑपरेट करो, उसके उनके अंदर जो आप पैसे देना चाहते हो उनको आप फ्रीली पैसा पे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज एडवांस रेमिटेंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। कि ऑथराइज्ड डीलर्स क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए एडवांस रेमिटेंस को भी परमिट कर सकते हैं। उनके ऊपर जो लिमिट लगाई गई है, लिमिट क्या है, वेयर द अमाउंट एक्सीड USD 5 लाख और इट्स इक्विवेलेंट, अ गारंटी फ्रॉम द बैंक ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूटी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया हमें आपसे रिसीव करनी है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली क्या है, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है, ठीक है। उसके केस में एडवांस रेमिटेंस अलाउ करी जा सकती है, क्योंकि इंपोर्ट के केस में बेसिकली क्या होता है, जो पेमेंट होती है वो नॉर्मली एडवांस बेसिस पे ही जाती है। उसके ऊपर लिमिट कितनी लगाई गई है, USD 5 लाख, ठीक है। उसके अंदर आपको 2 कंडीशंस है, आपको क्या लेनी है, या तो गारंटी लेनी है, ठीक है, गारंटी इसको यहाँ नहीं डिवाइड करते हैं, उसके लिए आपको क्या लेनी है, गारंटी लेनी है, ठीक है। गारंटी आप किससे ले सकते हो, ओवरसीज बैंक से, कि मैं एडवांस तो पे कर रहा हूँ कि पर मुझे उसके बैंक में या तो पेमेंट मिलेगी या मुझे क्या मिलेगा, सामान मिलेगा। या आप ले सकते हो इंडियन बैंक से। बट अगर आप इंडियन बैंक से ले रहे हो तो उसकी एक सब कंडीशन क्या है कि ये क्या होनी चाहिए, काउंटर गारंटी अगेंस्ट द गारंटी प्रोवाइडेड बाय द ओवरसीज बैंक, ठीक है। बेसिकली आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए क्या कर सकते हो, एडवांस रेमिटेंस ले सकते हो, उसके ऊपर लिमिट लगाई गई है 5 लाख USD की। उसके अगेंस्ट आपको क्या लेनी पड़ेगी, पर गारंटी लेनी पड़ेगी। गारंटी कौन दे सकता है, या तो डायरेक्ट ओवरसीज बैंक से ले लो। अगर आप इंडियन बैंक से ले रहे हो तो इंडियन बैंक से गारंटी आप तभी ले सकते हो जब वो क्या हो, किसी की काउंटर गारंटी हो, कि एक ओवरसीज बैंक ने गारंटी प्रोवाइड कर दी, उसके अगेंस्ट आप क्या करो, काउंटर गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो। उस केस में एडवांस रेमिटेंस क्या करी जा सकती है, बाय द ऑथराइज्ड डीलर अलाउ करी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इशू ऑफ गारंटी फॉर द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो ऑथराइज्ड डीलर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर जो सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, गारंटीज भी क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। बट उसके अंदर कुछ लिमिट है कि जो गारंटी की अमाउंट है वो USD 5 लाख डॉलर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो ऑथराइज्ड डीलर है वो बोनाफाइड, ये सर्टिस्फाई हो कि जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, बोनाफाइड हो।
ठीक है। एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जो भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करी जा रही हैं, दे आर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। उसके बाद द गारंटी इज टू बी सिक्योर, द गारंटी इज टू सिक्योर अ डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराउंडिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ रेजिडेंट एंड अ नॉन रेजिडेंट। बेसिकली गारंटी की डेफिनेशन दे दी गई, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी खड़ी हो जाती है कि इनकेस अगर एक बंदा पैसा नहीं पे करेगा तो दूसरा बंदा पैसा पे कर देगा, ठीक है। उसके बाद इन केस जो गारंटी वो इशू करी जा रही है वो करी जा रही है फॉर द पब्लिक सेक्टर कंपनी या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस केस में आपको क्या लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर उस गारंटी का अमाउंट यूएसडी $1 लाख से ज्यादा हो जाता है। अगर यूएसडी $1 लाख से ज्यादा की आपको गारंटी इशू करनी है तो विदाउट द परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप गारंटी इशू नहीं कर सकते, ठीक है। इन केस किसी भी गारंटी को इन्वोक करा जाता है तो उसकी आपको डिटेल सबमिट करवानी है। डिटेल आपको किसको देनी है, टू द ऑथराइज डीलर, डिटेल देनी है किसको, ऑथराइज डीलर टू द चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिवीजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि उसको बताना है कि इन किन केसेस के अंदर क्या करा गया है, गारंटी को इन्वोक करा गया है। सो दिस वाज द प्रोविजन रिगार्डिंग इशू ऑफ गारंटी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। आज हमने काफी इसका मेजर पार्ट कवर करा है। सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या करा, मनी चेंजिंग एक्टिविटीज के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ फैसिलिटीज देखी, फैसिलिटीज में जो हमने मेन चीजें देखी दैट वाज रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द ऑथराइज डीलर, ओके। रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिसके अंदर हमने कुछ कैटेगरीज डिफाइन करी, रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर अदर जिसके अंदर हमने पूरे टेबल को डिस्कस करा। उसके बाद टूर ऑपरेटर्स किस तरीके से रेमिटेंसेस कर सकते हैं उसको देखा, एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में किस तरीके से एडवांस रेमिटेंस करी जा सकती है उसको देखा, एंड गारंटी किस तरीके से इशू करी जा सकती है इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हमने उस चीज को देखा, ठीक है। आज का चैप्टर हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। जो इसका बचा हुआ पार्ट है हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। बाय बाय।